सलाम ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन एहसान साहब who has a long experience in the investment banking and hardcore banking space. He's opening up a new bank in somewhere in Europe. I'm not sure. We didn't talk about that a lot in this conversation. But interestingly, जब वो अपनी 21 साल बैंकिंग के करियर के बाद he opened up 2 businesses. एक इन्होंने UAE के अंदर लैंडस्केपिंग बिजनेस सेटअप किया, जिसमें लैंडस्केपिंग अगेन के आपने लॉन्स बनाने हैं, ग्राउंड्स बनाने हैं, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो बिल्डिंग के बाहर का होता है वो आपने पूरा सेटअप करना होता है, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल्स एंड सो ऑन. वो उन्होंने एक सेटअप किया और उससे उन्होंने बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान से भी बुलाया, बाकी जगहों से भी उन्होंने इकट्ठा किया. और दूसरा उन्होंने पाकिस्तान में एक फैशन ब्रांड लॉन्च किया कॉल्ड नूरिया. एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि हाउ समवन हु कैन सिट हियर इन दुबई fund and run and drive successful businesses for people in Pakistan, both जो पाकिस्तान में बैठे हैं या overseas Pakistanis हैं. So this was a very, very insightful conversation, and we discussed both of his businesses as well as a little bit of his personal life, but largely I focused on the businesses and how does one make them successful while sitting out here in Dubai. अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा. अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. इट रियली हेल्प्स द एल्गोरिथम. अगर आपकी कोई थॉट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताएं. आई रीड अप ऑल द कमेंट्स एंड इट रियली हेल्प्स मी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कॉन्वर्सेशन. अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो कंसिडर हेल्पिंग अस आउट यूजिंग द सब्सक्राइब लिंक डाउन बिलो एंड हेल्प अस रिमेन independent for as long as possible. But anyways, here is Mohsin Ehsan on TBT Go, Dubai Studio. मोहसिन भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड डूइंग दिस. मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, आप पैदा कहाँ पे हुए हैं और अपने अर्ली लाइफ अपनी कहाँ पे गुजारी? यार मैं लाहौर में पैदा हुआ था और अर्ली लाइफ लाहौर में गुजरी. शुरू के कुछ साल तो एजुकेशन वगैरह शुरू में सेंट एंथनी स्कूल था लाहौर में, तो उधर से स्टार्ट किया था. ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 या 4 तक तो वहीं पे रहे. तो बाय ब्लड जो है वो लाहौर एवरीथिंग. फादर जॉब करते थे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, राइट. एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में फिर उनको चांस मिला कंट्री से बाहर जाने का, तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली. और फिर मैं उनके साथ फैमिली सब हम लोग अफ्रीका चले गए. एक मुल्क है ज़ैम्बिया. अच्छा. द सिटी इज़ कॉल्ड लुसाका. राइट. तो लाहौर से हम वहाँ मूव हो गए सीधा. बिल्कुल. और ये पहला एक्सपीरियंस था बाहर जाने का या उस पहले वक्त कहीं ट्रैवल कर चुके थे? नहीं, मैं तो छोटा लाइक 3rd 4th ग्रेड में था. तो 80s? हाँ एग्जैक्टली 84 85 में. राइट. तो मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था. फर्स्ट टाइम अफ्रीका 80s का. अफ्रीका यार आज भी मैं ये बोलूँगा कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस. मैं मुझे आज भी चांस मिले फ्रैंकली तो मैं आज भी जाऊँ. अच्छा. खुशी खुशी, मतलब इसमें कोई वो नहीं है. लोग बड़ा वो कहते हैं यार सिक्योरिटी तो पता नहीं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है. तो बहुत कुछ कहते हैं. क्योंकि पिछले दिन आई वाज स्पीकिंग टू अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज इन द सॉर्ट ऑफ फिनटेक स्पेस. तो उनको बहुत ज़्यादा आजकल ऑफर्स आ रही है क्योंकि अफ्रीका में सही बूम आ रहा है. तो उनको बड़ी 3-4 ऑफर्स आई और वो बार बार उनका ही था ना कि वहाँ की ऑफर्स जो आती है ना वो एक्सपर्ट वाली होती हैं. प्राइस पॉइंट भी बड़ा बेहतरीन होता है, वहाँ कंपाउंड में रहने का भी बड़ा गुड सीन होता है. बिल्कुल. लेकिन एक दिमाग में आपको मीडिया ने बनाया हुआ है या मे बी इट्स अ रियलिटी एज वेल कि अफ्रीका फील्स लाइक दिस अनसेफ प्लेस, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, पता नहीं हालात कैसे होंगे. तो आपका अगर मैं 80 से पूछूं, बिकॉज यू गाइज मूव्ड for a job, right? Your father got a job at, I believe, one of the hotels. हाँ, he got a job at Intercontinental Hotels in Africa. वो उससे पहले भी Intercontinental Hotel लाहौर में काम करते थे. Right. तो उसकी वजह से सेम एक्सपोजर, सेम ग्रुप. उस वक्त वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में नहीं बदला था. Right. तो there was an opening there and उस वक्त एक बड़ा ग्रुप था तो he applied and उनका डिप्लोमा था फ्रॉम जर्मनी हॉस्पिटैलिटी में, तो he got the chance. So that's how we landed up there. Right. So how was it? Like how was that experience of living in Africa? यार अभी आप जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन वो हर जगह के लिए एक्यूरेट होता है. मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाओ तो आपको थोड़ी सी वो एक एंग्जाइटी ना हो या फिर क्योस ना हो. वो सब होता है. लेकिन मैंने अफ्रीका उस वक्त देखा था जब शायद बहुत कम लोगों ने अफ्रीका की किसी कंट्री का उनको नाम भी पता होगा.
एंड अमेजिंग प्लेस. यस, कंपाउंड सिस्टम ही था बट दरवाज़ा खुला रहता था, कोई भी आ जाता था, कोई भी चला जाता था. बट उधर ये था कि वाइडर ऑडियंस जो एक्सपैट्रिएट्स थे वो एक ही जगह पे रहते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था कि क्लोज नेटवर्क था. अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी थी, जब आप मुल्क से बाहर होते हो ना आप क्लोज हो जाते हो. अब वो हमारे लिए नहीं, कोई भी कंट्री का इंसान दूसरी जगह पे होता था ना, मतलब कोई इंडिया से है, इटली से है, किसी और मुल्क से, वो सब एक कम्युनिटी. दे हैव मोर इन कॉमन देन द लोकल्स, राइट? खासकर अगर आप इंडिया पाकिस्तान में देखें तो इंडियन पाकिस्तानी सिर्फ अपने अपने मुल्कों में लड़ते हैं. जैसे ही मुल्क से बाहर आते हैं, दुबई, अमेरिका, ये वो, सबसे ज़्यादा दोस्तियाँ आपके इंडियन पाकिस्तानी से हो रही होती हैं, कनेक्ट सबसे ज़्यादा वही होता है. यहाँ पे देख लो आप, हर कोई सब साथ बैठ के खाना खा रहा है, बातें कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और वापस जाते हैं तो खबरें और ये वो अपने हिसाब से चलने लग जाती हैं. वही चीज़ अफ्रीका में थी. अफ्रीका के अंदर सबसे चीज़ क्या थी? ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी, वाइल्ड एनिमल्स, और हर चीज़ नेचुरल, राइट? कुछ तो वैसे ही वहाँ पे वो नहीं था, लेकिन पीसफुल नेशन, ज़बरदस्त. ठीक है, हेल्थ केयर शायद उतना नहीं था, बट स्कूल्स अच्छे थे, बिकॉज अमेरिकन स्कूल्स थे, ब्रिटिश स्कूल्स थे. तो और नेशनैलिटीज़ में वर यू एबल टू, लाइक दुबई है ना, इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट ऑफ द रीजन कह लें, ऑफ द वर्ल्ड कह लें अब तो, कि आपको यूरोपियंस भी मिल रहे हैं, ब्रिटिश भी मिल रहे हैं, अमेरिकन भी मिल रहे हैं. एशिया में तो एवरी नेशनैलिटी अंडर द सन इफेक्टिवली. आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों से दोस्ती नहीं कर रहा, वो हर किस्म के कल्चर्स को देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है. वहाँ पर आपने कहा कि देयर वाज अ कंपाउंड सिस्टम, सो वाज देयर लाइक वेरी स्पेसिफिक, अच्छा चलो पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए हैं, इंडिया से शायद कुछ लोग आए हुए हैं, या मल्टी नेशनल था इन दैट कॉन्टेक्स्ट? दोनों थे उधर. डिफरेंट कंट्रीज़ के भी लोग आए हुए थे उधर. अफ्रीका की दूसरी कंट्रीज से भी अफ्रीकन्स थे. तो फॉर एग्जांपल हम ज़ैम्बिया में थे तो कोई कीनिया से था, कोई युगांडा से था, ठीक है ना. तो इट वाज नॉट ओनली के सिर्फ फॉरेनर्स या डिफरेंट एक रेस, ऐसा कुछ नहीं था. डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे उधर के, खुद के लोकल्स भी, जिनकी अच्छी जॉब्स या अच्छी बात क्या थी उस कंट्री की, इट हैड बीन अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो अंग्रेज़ी इंग्लिश कॉमन थी. कम्युनिकेशन में आसानी हुई थी. जब मैं लाहौर से गया तो मेरी इंग्लिश ठीक थी, बस सब गुजारा कर लेते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई. वो एक्सपोजर डिफरेंट मुल्कों से, किसी कंट्री से. अब उनके घर भी जाते थे हम, तो खाने भी डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट. मैंने एलिफेंट्स, ज़ीब्रास, ये सब मतलब रियल लाइफ में देखे हुए ओपन फील्ड. नेशनल जियोग्राफिक वाला फिनोमेना है ना कि अफ्रीका को आप देखते हैं तो आपको ये अगेन एलिफेंट, ज़ीब्रास, ऐसा फील होता है, ऐसा बताया जाता है कि यार अफ्रीका में तो देर जस्ट एवरीवेयर, देर आउट इन दी ओपन. आई डोंट नो अबाउट टुडे, बट उस टाइम पे वाकई ऐसा था कि सफारीज हैं तो वो वाकई there are herds and herds of natural wildlife that's being wild as a civilization of its own. बिल्कुल ऐसा था. मुझे अभी तक याद है, हमारे घर से थोड़ा सा आगे जाके स्कूल था, स्कूल से आगे फॉरेस्ट था, और फॉरेस्ट में आप चले जाओ तो यू वुड नॉट बड़े बट छोटे एनिमल्स आपको नज़र आ जाते थे. आज भी अगर आप इवन पाकिस्तान के माउंटेन एरियाज या कहीं और चले जाते हो तो आपको मंकीज़ ये वो सब मिलने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा थे. उधर क्या है कि मैंने कहा ना ग्रीनरी बहुत थी, तो बड़ी फील्ड्स में लार्ज माइग्रेशन जब होती थी तो कीनिया, ज़ैम्बिया, इधर बहुत मैसिव इन्फ्लो आता था. तो ये बिल्कुल सही बात है, ओपन फील्ड्स में है. अब क्या कर दिया उन्होंने कि वही ओपन फील्ड्स को उन्होंने थोड़ा सा सराउंड कर दिया ताकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम रहे. राइट, लेकिन था हाउ इज द वेदर इन अफ्रीका? आपने कहा ग्रीन है, ग्रीन इज नॉट जनरली the associated image of Africa, right? It's generally जो मीडिया में ज़्यादा आता है वो barren lands. Middle East is desert, but Africa seems like barren lands and कहत पड़ा हुआ है, खाने का मसला है. So how was the weather and not just temperature but also rain and stuff like that? Sorry मैं वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, courtesy of our friends at Sarmaya Financial. और ये मैसेज है पैसे के बारे में. तो पैसा तो आजकल वैसे ही हर किसी को चाहिए, लेकिन ये मैसेज मैं नहीं डिलीवर करूँगा, ये मेरा एक दोस्त डिलीवर करेगा जिसका नाम है तैमूर सलाहुद्दीन, ऑल्सो नोन एज
Muru. पैसा 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 भाई, सीन ऐसा होना चाहिए कि सोए हुए भी बंदा पैसे बना सके। टेक्निकल एनालिसिस की मैंने मास्टर क्लास ली है और अब सोए मेरे पैसे बन रहे होते हैं। क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड को मैंने समझ लिया है और उनका फ़ायदा उठा रहा हूँ थोड़ा बहुत। कैपिटल मार्केट्स के फंडामेंटल का कोर्स भी आप ले सकते हैं, जिससे बड़ी तस्वीर आपको समझने को मिलती है और उससे मदद होती है आपकी कि आप कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड से कैसे दानिशमंदी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अल्टीमेटली सोने का वक्त मिल जाता है और पैसिव इनकम आपको मिलती है कि मार्केट में कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, ताकि बोरिंग लेक्चर से बेहतर है कि घर बैठे सोए रहो और पीछे छुपके छुपके पैसे बनते रहें। तो जाओ सरमाया.pk पे और ये 2 कोर्सेज चेकआउट करो। ज़ाम्बिया के लिए आई थिंक बिकॉज वो लैंडलॉक कंट्री थी, तो लैंडलॉक कंट्री का वेदर बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम द सी, तो उसका वेदर जो है वो हमेशा एक अच्छा रहता था। पूरे साल एक ही किस्म का वेदर था। ना एसी होता था, ना पंखों की मतलब ऐसे ज़रूरत पड़ती थी। अच्छा। तो आप खिड़की खोल दें तो ट्रॉपिकल टाइप होता था। ना गर्मी ना सर्दी, एंड थ्रू आउट द मॉनसून सीजन आते थे, बारिशें वगैरह होती थी। बैरन लैंड था उधर, बट सर्टन पार्ट्स ऑफ इट एक शहर था जैसे कफवे, मरीना और लिविंगस्टन, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। बट जो लुसाका था और उसके आसपास की जगह थी वो अच्छी थी, बल्कि ऊपर की तरफ कॉपर बेल्ट है, तो माइनिंग वगैरह भी होती थी। राइट। इस कंट्री की थोड़ी सी लोकेशन शायद इथियोपिया से डिफरेंट है या अदर कंट्री से डिफरेंट है, बट बड़े कम लोग हैं जो ज़ाम्बिया गए होंगे अभी भी। आई डोंट थिंक बहुत लोगों को उसका पता होगा। ऐसा ही है। सो यू वर देयर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स? जी बिल्कुल, आई वाज देयर फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years, 6 years। अच्छा, you were there for quite a few years। मेरे सारे दोस्त आज भी मुजम्मिल वहीं के। और वहाँ पे क्या होता था कि अगर आप स्कूलिंग में है ना, तो उधर टारगेट क्या होता था, अच्छा आपने फॉर्म ग्रेड 10, 11, 12 करना है एंड देन यूनिवर्सिटी के लिए आपने लंदन, यूएस या बैक होम आ जाना है। तो वहाँ के जितने भी दोस्त हैं आज भी बहुत सारे फेसबुक पे कनेक्टेड हैं। कुछ अफ्रीका में है, अफ्रीका में कोई नहीं रहा, अब तो पूरी दुनिया में वो स्प्रेड आउट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएस, कनाडा, और कुछ लोग लंदन में, कुछ लोग दुबई में हैं। 1-2 पुरानी फैमिली जो पाकिस्तान वगैरह चले गए हैं, लेकिन आई एम स्टिल कनेक्टेड। इंटरेस्टिंग। What grade were you in when you finally decided to come back? So I went there, I was in grade 4, then 5, 6, 7, 8 and I think 9th grade, 8th grade ka end of mid of the year, 4 साढ़े 4 बाद, that is when I came back and वहाँ से वापसी हुई another great city of Pakistan, lively city, we landed in Karachi. अच्छा, तो city of lights जिसे कहते थे। Interesting. Africa, I would assume the city that you were in most likely was a small-ish city, या was it like a mega city जिसना पाकिस्तान में हमें कॉन्सेप्ट है, साउथ एशिया में particularly दिल्ली, ढाका, कराची और even लाहौर to some extent has become like a mega city now with 12 to अभी जो recent मैंने पढ़ा था तो नहीं 14-16 मिलियन की आबादी, टॉप 20 में तो आ रही है अब। I'm not sure 80s में अफ्रीका में was a similar vibe। नहीं, nothing like that। बिल्कुल पॉपुलेशन कम थी, लोग अभी भी निकल रहे थे, रूरल टू अर्बन टाइप सिचुएशन हो रही बिल्कुल थी और वहाँ पे भी स्ट्रगलिंग लाइफ थी। फार्मर्स जो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी वो फार्मर्स थी, वो अपनी डे टू डे लिविंग वही काश्तकारी करके करते थे और बहुत कम इनकम में उनको सर्वाइव करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं कि गुर्बत नहीं थी, बहुत थी। हम अल्लाह का शुक्र है ब्लेस्ड थे, तो वी वर एबल टू सी अ डिफरेंट साइड, लेकिन उधर के मुल्क के लिए कुछ हालात ऐसे थे। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, गुर्बत का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है। मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ ना, जबकि उनकी बचपन, उनकी जवानी, या उनसे पूछता हूँ कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स की क्या लाइफ थी, तो वो बड़े खुश बताते हैं कि हमारा बचपन ऐसा था। और जब आप उनका बचपन सुनते हैं तो आप अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप कहेंगे कि यार आप तो बेचारे बहुत ही गरीब थे, लेकिन व्हेन यू लुक एट देयर शेयर्ड एक्सपीरियंस, दे लव्ड इट, they were so happy with everything that they had. And I feel like over time, post America winning the battle of narratives with USSR, communism versus capitalism. So capitalism ने एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, उसने बहुत डेवलपमेंट की अनडाउटेडली, बट एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये की कि उसने ना समहाउ इट ऑस्ट्रासाइज्ड दोज हु डिड नॉट, I would say, for a lack of a better word, lust after the bigger and better, right?
जहाँ पर जो है वो हम जाते हैं और हम जाके देखते हैं कि यार एक गांव है, गांव में फार्मर है, वो अपनी खेती बाड़ी करता है, बड़ा खुश है, हम कहते हैं पागल आदमी है. हाँ, And I find that very fascinating. So what are your thoughts on that? मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन ना बड़ी मतलब एक डिफरेंट सी है. और यूर स्पॉट ऑन. ऐसा ही था कि आज किसी को देखो जो कहे कि मेरी बहुत अच्छी लाइफ गुजरी और हम कंपेयर करें, हम कहेंगे पागल है, मतलब इससे तो हम बहुत अच्छी तरीके से रह लिए हैं. लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ था कि जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे या दे वर ग्रोइंग अप, तो उनके जो पेरेंट्स थे ना, वो वर्ल्ड वॉर के टाइम देख चुके थे. उन्होंने बड़ी इंस्टेबिलिटी देखी थी, डेड बॉडीज़, ये सब देखा था. तो उनके लिए उनके बच्चों को बड़ा करके एक जॉब में लग जाना, सिर्फ यही चीज़ ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. उन वक्तों में किसी को ग्रेजुएट हो जाना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, एक बहुत बड़ी चीज़ थी. तो आई थिंक मेरा इसमें व्यू ये कि So you think it's the peace and stability that जो probably 70-80s की जनरेशन ने देखी, उसकी वजह से अब वो आज कह रहे हैं कि यार what bigger and better होना चाहिए. हाँ, रिपल इफेक्ट कि मज़ा तो तब आएगा, चलो एक घर में तो रह ही लेते हैं लेकिन बड़ा घर होना चाहिए. गाड़ी तो होती है लेकिन बड़ी गाड़ी होनी चाहिए. बिल्कुल यही वो चीज़ है. हाँ. और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आज जिस तरह हम जेन जी की इनकी बात करते हैं, तो ये लोग बड़े होकर जब हमें देखेंगे ना, तो इनका होगा यार ये लोग कैसे एक जॉब में 20-20 साल लगा गए, कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. इसको कैसे लाइफ कहते हैं? तो आई थिंक ये एक मूविंग सर्कल है जो मूव करता रहेगा विद टाइम. और इसको आप 5 साल 10 साल पे स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते. इसको आपको 100 ईयर के साइकिल पे प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करना है. मेक सेंस. बट देन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इवन जॉब्स का और एंटरप्रेन्योरशिप का, या एंटरप्रेन्योरशिप एक तो बिजनेस सेंस में होती है. अब एक फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं ही हूँ अपना बॉस और मैं ही अपना वाहिद एम्प्लॉई हूँ और मैं डिफरेंट लोगों के लिए थोड़े थोड़े बकेट्स में काम कर दूंगा. पहले वक्तों में होता था कि जी एक करियर जॉब होती थी, एक जॉब आपने करनी है, 30 साल का करियर गुजारना है. मेरे वाले साहब ने ऐसे किया, आई एम श्योर आपके वाले साहब ने भी ऐसे किया होगा. फिर रिटायरमेंट होगी और फिर आप सुकून से बैठेंगे. फिर सुनने में आया, खासकर जो मेरी इंडस्ट्री थी IT की, कि यार 3 साल अगर तुम एक जगह पर हो ना, उससे ज़्यादा अगर रुक रहे हो तो अपने आपको ज़ाया कर रहे हो. तो आपने हर 3 साल बाद जंप करने हैं और आपने एक नई जॉब पे जाना है. अब ये सीन है कि यार आप प्रोजेक्ट बेसिस होता है कि यार मैं एक प्रोजेक्ट पे हूँ ना, 3 महीने से ज़्यादा मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया ना, यार ये अब तो मैं वेस्ट हो रहा हूँ, मेरी क्रिएटिविटी किधर है. तो फ्रीलांसिंग आ गई. लेकिन वाइल दिस इज़ ट्रू, ये तो एक सेपरेट चीज़ है. एक एलिमेंट है ऑफ मनी, right? Where you're like, okay, I want to build a career. I want to go to McKinsey, for example, or I want to go and build a career because I want to be rich and I want to, get a good house and a good car and I want to send my children to a quality private school. Gen Z के अंदर मैं एक जो शिफ्ट देख रहा हूँ, और एक ओवरऑल दुनिया में मैं एक शिफ्ट ये देख रहा हूँ कि लोगों को ना अभी एक एहसास हो रहा है कि यार मनी maybe is not the most useful driver. So I'll do things, but maybe not for the money. I might do it for impact. I might do it for satisfaction. I might do it for, अगर मेरे सामने opportunity आती है, मैं जब आया ना दुबई, तो मुझे लेफ्ट राइट एंड सेंटर प्रॉपर्टी डीलर टाइप्स की कॉलें आना शुरू हो गई ना, जो पाकिस्तानी उसने कहा यार ये कनेक्टेड है बंदा पाकिस्तानियों से, पैसा वैसे घूम रहा है, तो ये आएगा हमें बेचेगा, पीछे से पाकिस्तानी सारा अमीर आके पैसा डालेगा. सर ऐसी कमाल ऑफर है ना, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख दिरहम. अपार्टमेंट बेचो 9 लाख का, इधर JVC का 2 लाख तुम्हें ऊपर से मिलेगा. ठीक है. अब मसला ये है कि यार वाकई, और मैं नया आया हूँ, मेरे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार मेरे फैमिली को सस्टेन करना है, मुझे पैसे चाहिए. बट शायद रैशनल डिसीजन वुड हैव बीन कि कर लेते, 6 महीने करते, अच्छे पैसे कमाते, निकल जाते, एग्जिट कर लेते. लेकिन मुझसे नहीं हुआ. मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सका कि यार जिस चीज़ का मेरा कोई सर पैर नहीं पता, जिस चीज़ को मैं समझ नहीं सकता, जिस चीज़ को मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्यों प्रॉपर्टियाँ बेचूँ लोगों की, राइट? सो समहाउ व्हाट आई एम सीइंग इज द न्यूअर जनरेशन, दे आर चूजिंग टू परस्यू वैल्यू एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि what, like getting the latest iPhone is not giving me the satisfaction that I thought it would give me. वो नेचर के थोड़ा करीब होना शुरू हो गए हैं. वो कह रहे हैं वो थोड़ा सुकून की तरफ, सुकून को तलाश करना शुरू हो गए हैं. हैव यू सीन अ सिमिलर ट्रांजिशन? तो सबसे पहली बात, जेन ज़ी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है. क्यों?
उनको जो एक्सपोजर मिल रहा है वो हमें अपने टाइम पे नहीं मिला आज से 20-25 साल पहले। कुछ लोग होते हैं उस एक्सपोजर को सही तरह यूज़ नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्मार्ट और वो सही तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ. तो एक इसका अच्छी चीज़ इसकी क्या है कि आप उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन आप जल्दी बोर भी होने लगते हैं। हाँ. तो अब आपको आईफोन में वो मज़ा नहीं आ रहा जो आपको शायद पहली दफ़ा लेने में आया था। लेकिन दो चीज़ें हो सकती हैं ना यहाँ पे। अब आप बोर हो रहे हैं तो क्या करें, छोड़ ही दें आईफोन लेना या फिर मज़ीद कुरे दें। हाँ. वॉट एल्स, एयरपॉड्स, क्या कर सकता हूँ मैं और कैसे टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकता हूँ। तो एक ये चीज़ हो गई। उसकी वजह से एक चीज़ जो हर वक्त जिसको मैं एडवोकेट करता हूँ कि यार एक चीज़ जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, वो है चेंज। जिस दिन आप ये समझ जाएं कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट थिंग ना, तो फिर आप आधे सवर गए। अब उसको आप जितनी जल्दी जैसे जैसे अडॉप्ट कर लें वो अच्छा है। रियल एस्टेट की बात की, 2 लाख बनेंगे, लेकिन साइकिल सोचो। हाँ. आपने लिया एक ट्रांजेक्शन 2 लाख, जो अगला लेगा ना वो 2 नहीं बनाएगा, वो मैक्सिमम 0.25 लाख 1 लाख। बट जो तीसरा लेगा ना वो शायद ऐसा टाइम भी देखे कि वो सोचे कि यार अगर 50,000 कम में भी बिक रहा है तो मैं बेच दूँ। तो रियल एस्टेट इज़ अ वेरी शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना। और रेंट सीकर्स या हर किसी को जिसको रेंट की आदत पड़ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि यार इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उसको ये नजर आ रहा था मेरे 25,000 रुपये आ रहे हैं। हाँ, मतलब वही ना, मेरा रियल एस्टेट का मसला ये था कि यार मैं इन एन एक्सट्रीमली पम्प्ड इकोनॉमी जहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से वैसी प्राइस बढ़ी हुई है, बाकी सिर्फ यूक्रेन रशिया नहीं पूरी दुनिया का जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जोन है ना, पैसा इस वक्त दुबई में पंप हो रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट सेइंग कि गिरेगा ही गिरेगा, बट आई हैव नो आइडिया कि 3-6 महीने बाद क्या सिचुएशन होती है। इस वक्त मैं जाके अपना नाम इस्तेमाल करके मैं पाकिस्तान से इन्वेस्टर को बोलूँ इन्वेस्ट कर दो, 6 महीने बाद अगर उसके ऊपर जाके मार्केट आउट होती है तो वो तो बेचारा यार पाकिस्तानी का पैसा बड़ा हार्ड अर्न पैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ये कोई अमीर कौम तो है नहीं। अमेरिकन को बेचना एक बात होती है, पाकिस्तानियों को बेचने का मतलब ये है कि वो अपनी खून पसीने की ज़िंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं। 20-20 साल काम करके इकट्ठा किया होता है, फिर उसको कहीं डालने की, और उसमें भी कभी कभार बेचारे गलत जगह डाल देते हैं। हाँ, दे रिग्रेट, और इतने वो हमने सुना हुआ है। लेकिन मेरा अपना व्यू ये कि आप सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रिलाई कर सकते। ये नहीं हो सकता आपने कहा कि मैंने एक मकान बना लिया इसमें मैं रहूँगा और दूसरा मकान मैं किराए पे रहूँगा। वो लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है। आप भूल जाते हो इन्फ्लेशन, आप भूल जाते हो आपकी डीवैल्यूएशन, आपका पैसा वीक होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वो 25,000 को आप कैसे 50,000 2 साल में कर सकते? कभी भी नहीं कर सकते। बस वो आपके माइंड का ना एक फिनोमिना बन चुका होता है, ये 25,000 आ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप भूल जाते हैं उस 25,000 से मैं 10 साल पहले क्या ले सकता था, अब क्या ले सकता हूँ। आज भी आप बात करो ना किसी से कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे लाख रुपए चाहिए, तो अगला कहता है लाख रुपए। अब यही चीज़ 10 साल पहले भी होती थी, यार मुझे पैसे चाहिए लाख रुपए, उस वक्त भी रिएक्शन ये लाख रुपए। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आया वो लाख 10 सालों में ना वो आधे से आधा हो गया। बट वो जो एक माइंड सेट चीज़ होती है ना, उसको थोड़ा ब्रेक करने में ना लोगों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, वैसे बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की, इंटरेस्ट की, इन्फ्लेशन की, राइट। फिएट करेंसी जो है, मैं जब पाकिस्तान में लोगों से बात करता हूँ ना, पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट अलमिया ये है कि हमारे यहाँ एक तो लोग इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाए, कभी हमने सिखाई नहीं इकोनॉमिक्स। मुझे लगता है ये हाई स्कूल में सिखानी चाहिए जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। बट हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी सारी की सारी अजीब होती है, क्योंकि उसमें जो बात हो रही होती है, जो फ़लसफ़ा होता है वो कुछ होता नहीं है, बस पॉपुलिस्ट नारे होते हैं। बट इसी के साथ साथ जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, शरिया कंप्लायंस, इस्लामिक बैंकिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है। जब उस पर लोग बात करते हैं तो पहली बात है सूद हराम है, विच इज़ फाइन, सूद बाय डिज़ाइन हराम है। एक चीज़ मैं नहीं रिकंसाइल कर पाया, ना आपका एक्सपीरियंस पहले बैंकिंग का रह चुका है, फाइनेंस का रह चुका है, तो मे बी यू माइट बी एबल टू हेल्प मी। देखें, एक तो सूद ये ना कि यार मैंने आपको 4 सेब दिए, आप खा गए, और आपने कहा मैं तुम्हें अगले महीने 4 सेब दे दूंगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा इस महीने के सेब ज़्यादा हैं, अगले महीने आप मुझे 4 वापस कर देंगे, मैं वो खा लूँगा, तब मुझे खाना होगा। लेकिन मैं आपको कहूँ यार तुमने ये 4 सेब लिए, अब हर महीने ना तुमने 2 सेब मुझे एक्स्ट्रा देने, तो वो सूद है, राइट। कि जितना आपने वैल्यू मेरे से ली, आप उससे ज़्यादा वैल्यू मैं आपसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम विद गोल्ड, सेम विद एनीथिंग। बट देन व्हेन आई ट्राई टू एक्सट्रापोलेट दैट टू फिएट, और मैं कहता हूँ, मेरा दोस्त कहता है कि यार ये लो, मैं उसको कहता हूँ 1 लाख रुपया ले लो, वो 4 साल गायब हो जाता है और वो 4 साल बाद कहता है कि यार ये लो 1 लाख रुपया वापस, और इस्लाम तो ऐसा ही था। अब उसमें या तो प्रॉब्लम ये है कि यार ये फिएट करेंसी या इस्लामिक है कि उसने जना सारा चूना लगा दिया कि
या कहीं ना कहीं उसको उस फिएट करेंसी के अंदर जो ट्रू वैल्यू है वो उसको रैशनलाइज करनी चाहिए. और उससे अगेन फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड, जो मुझे एकदम से फतवा लगाएंगे, कहेंगे यार ये क्या बात कर रहा है. मैं तो आई एम अ ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड शरिया कंप्लायंस. असद जमान साहब के साथ हमने की थी पॉडकास्ट जिसमें हमने डेप्थ में इसको डिस्कस किया. इनक्रेडिबल माइंड. बट व्हेन इट कम्स टू फिएट करेंसी, व्हेन इट कम्स टू हार्ड कैश, मैं अगर कहता हूँ कि यार 9% डिवैल्यूएशन है, तो और अगर मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि यार अगर तूने ये अपने पास रखे ना, तो हर साल जब तू मुझे वापस नहीं करेगा 9% बढ़ा कर देना, तो वो सूद होगा. यार इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टू बी. एक तो सबसे पहली बात, जो दोस्त 4 साल के लिए लेके चला गया उसको दोस्त नहीं बुलाओ. तो वो तो एक अलग डिस्कशन है. लेकिन पॉइंट ये कि उसको कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत सारे. एक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. लोग उसको भूल जाते हैं. बस वो ये एक कंपोनेंट ले आते हैं माइंड में कि इसके ऊपर अगर कोई भी फिक्स चीज़ है तो वो हराम हो गई. हाँ. मेरा उसमें सिर्फ व्यू इतना है कि अगर आप एक बेसिक इकोनॉमिक्स देखते हैं, आप आज एक बैग रख लें 500 रुपये के नोट्स का और उसके अंदर कुछ पैसे हों, उससे आप आज जाके क्या खरीद सकते हैं, और उस बैग को फिर आप टच ना करें, और उसी बैग को आप 5 साल बाद निकालें और क्या खरीद सकते हैं. हाँ. तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा आप कब चीज़ें खरीद सकते हैं. राइट. तो क्या हुआ, पैसा गायब हो गया ना. हाँ. तो अब किसके ऊपर उंगली उठाएंगे. हाँ, क्योंकि पहले तो आप कह रहे थे कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा हूँ, अब वो एक्चुअली दोस्त जो है वो तो ज़रूरत से ज़्यादा काट रहा है. विच इज़ वाई डू यू थिंक अ पोटेंशियल काउंटर कुड बी कि यार इस तरह की ट्रेड्स, एक हाइपोथेटिकल सी डम सी सिचुएशन है, बट 2 दोस्त आपस में कह रहे हैं कि यार मुझे पैसे चाहिए, तो आप कहते हो ठीक है यार मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 1 लाख रुपया उसी वक्त में गया और मैंने जाके या तो पैक कर लिया उसको विद $, और इवन डॉलर डिवैल्यूएट. सो मैंने पैक कर लिया गोल्ड को. मैंने कहा यार 10 ग्राम गोल्ड जो है, इस वक्त 10 ग्राम गोल्ड मिलता है आपको रफली, कल मैंने पता किया 2500 दिरहम, 80 रुपीज़ के हिसाब से लगाते हैं 80 2 लाख रुपया. हाँ, 2.5 लाख. तो 2 लाख रुपया उसने मुझसे मांगा. मैंने कहा यार 10 ग्राम चाय मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है. उसने ले लिया. 5-4 साल बाद मैंने कहा यार जो आज 10 ग्राम है मुझे दे दो. डू यू थिंक दैट वुड बी अ पोटेंशियल वे टू, क्योंकि इंटरेस्ट जब मैं उसको बोलूँगा ना 2% 3%, वो कहेगा यार तुम तो यानी काफिर हो गए, तो सूदखोर हो गए. सूदखोर हो गए. क्योंकि द कॉन्वर्सेशन on devaluation of money, I'm trying to drive a point. It's not a conversation on Islamic finance. It's a conversation on the devaluation of money, and that most people, particularly Pakistanis, उनको नहीं पता. वो अपने संदूकों में पैसा रखते हैं, वो अपने प्रॉपर्टी के प्लॉट लेते हैं, कहते हैं यार 1 करोड़ से 1.25 करोड़ हो गया सर, डॉलर की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, गोल्ड की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई. यू एक्चुअली लॉस्ट मनी, यू हैवंट मेड एनी. सो आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन दैट पॉइंट. मेरा अपना ज़ाती ख्याल है इसमें ये कि अगर एक दोस्त आपसे पैसे लेता है, हाँ, और आपको पता है कि वो जाके पैसे किस चीज़ में लगा रहा है, हाँ, और आप उसके साथ ऐसा मिलन रखते हो, आपको पता है कि यार इसने कोई पानी का काम शुरू किया है और उसमें लगा रहा है और उसका खर्चा हो रहा है और उससे वो 2 पैसे बना रहा है, हाँ, और वो आपको कहता है कि यार मैं इस तरह के आपको रिटर्न्स दे सकता हूँ, कोई मैं फिक्स नंबर नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन चूंकि मैं एक 20% 25% बनाता हूँ, हाँ, तो तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी अच्छे वक्त में मदद की है, तो मुझे पता है कि मैं एक आइडिया दे सकता हूँ. अब इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जब आप कोई चीज़ फिक्स नहीं कर रहे, आप एक बॉल पार्क फिगर दे रहे हो और वो चीज़ एक बिजनेस से ड्राइव हो रही है, और आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपने सिर्फ पैसा दिया है, लेकिन आपको पता है अगले ने वो पैसा किधर लगाया हुआ है और उस काम से वो क्या कमा रहा है. तो मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई ऐसी चीज़, अगर वो आपको ये कहता भी है कि मैं 10 से 15% दूंगा और देता आपको फिक्स ही 12% है हर महीने, ठीक है ना, लेकिन उसको पता है कि उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, उसको पता है कि यार एक मेरा दोस्त मुजम्मिल है, उसने मेरी इस वक्त में मदद भी की हुई है, तो मैं उसको एक चीज़ दे के कम भी नहीं दे सकता. तो बैलेंसिंग एक्ट भी एक चीज़ होती है जो कि दुनिया के साथ आपको लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना. अब इस चीज़ पे लेबल कर दिया जाए कि नहीं ये फिक्स है, तो ये इसमें फिक्स कुछ नहीं है. यू हेल्प्ड अ फ्रेंड जिसने किसी काम में काम लगाया. अब एक और चीज़ ले लेते हैं, आपको प्रोडक्ट का कुछ पता नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है आगे कहता है कि जी इतना है और ये फिक्स है, राइट. अब जिधर आपको कुछ पता नहीं है कि वो पैसा इन्वेस्ट किधर हो रहा है, आपको कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूशन इस्लामिक भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है. हालांकि इस्लामिक इंस्टीट्यूशन क्लियरली बताते हैं कि हम अपना पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट करें, बट एक आर्ग्यूमेंट से कि कोई भी जगह आप इन्वेस्ट करते हो और आपको पता नहीं है वो किधर जा रहा है और उसके बदले आपको मंथली फिक्स मिल रहा है. आई थिंक वो वाली चीज़ थोड़ा सा एज अ सूद की तरफ चली जाती है, एज अपोज टू इन्वेस्टिंग विद समबडी ऑन अ बिजनेस जो शायद आपके साथ प्रॉफिट लॉस शेयर ना करे, लेकिन फिर भी आपके
सपोर्ट में अपना बिजनेस चलाने के बाद आपको एक सर्टन अमाउंट हाँ आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू को रख के कि आपने उस वक्त उस पर रिस्क लिया जब कोई और नहीं ले रहा था, दैट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज समथिंग फिक्स, समथिंग ऑफ इंटरेस्ट काइंड. ये मेरा अपना एक इंडिविजुअल. ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगेन पाकिस्तान में सेविंग्स अकाउंट पे लोग नहीं जाते, बहुत सारी और चीज़ों पे नहीं जाते. अगेन क्वेश्चन मार्क है. जो लोग इस्लामिक फाइनेंस को बेहतर समझते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे आगे बताएं कि इसको किस तरह से वो रेकनसाइल करेंगे. बट जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं वो इफेक्टिवली क्या कर रहे होते हैं, वो आपको जो इन्फ्लेशन होती है 20% इन्फ्लेशन है, स्टेट बैंक ने 20% रेट रखा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट ने वो 20% प्रोटेक्ट कर दिया. तो यू नॉट रियली मेकिंग एनी मनी, यू जस्ट retaining the value of money in a lot of ways. But पाकिस्तान में सेविंग अकाउंट्स लोग नहीं रखते. While that is true, पाकिस्तान में लोग पैसे लगाते हैं. आई रिमेंबर एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि यार वो 4 लाख रुपए का एक आया हुआ है, फाइल आई हुई है, 4 लाख डालोगे हर महीने जो है ना 60,000 रुपया मिलेगा. मैंने उसी काउंटिंग की. मैंने कहा यार तू मुझे बता कौन सा ऐसा बिजनेस है, वो हेरोइन बेच रहा है, वो क्या कर रहा है ना कि वो साल के आखिर में 150% रिटर्न जनरेट कर रहा है. गैम्बलिंग के उसमें आ जाता है ना, पॉन्जी स्कीम है, राइट? पॉन्जी स्कीम्स. मुझे पिछले दिनों एक इसी तरह ईमेल आई. अब अगर वो साहब देख रहे हो तो इनको पता लग जाएगा, बट एक टीम की तरफ से ईमेल आई. उन्होंने कहा जी हम आपकी पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं. मैंने कहा जी बेहतरीन है, 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं. उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रोफाइल शेयर की. उन्होंने प्रोफाइल शेयर की, उसमें उन्होंने कहा मार्केटिंग कंपनी है, ये है वो है, बहुत सारी उसमें चीज़ें लिखी हुई थी. अच्छा मैंने ना वैसे ही थ्रो करने के लिए ना मैंने कहा जी मैं $3,500 चार्ज करूँगा, आप आ जाए. अगली ईमेल आई, मनी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, हम आ जाते हैं. मैंने कहा अच्छा जी ये कौन है जिसके लिए मनी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, $3,500 मैं उनसे मांग रहा हूँ. मैंने खोली उनकी जो उन्होंने 2-3 डॉक्यूमेंट्स भेजी थी, मैंने डिटेल में देखी. एक डॉक्यूमेंट मैंने खोली तो जो पूरी वी आर मार्केटिंग कंपनी, IT सर्विसेज, दुनिया की एवरीथिंग वी डू, राइट? IT सर्विसेज भी दे रहे हैं, मार्केटिंग भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं. दूसरी स्लाइड में नीचे गए तो इन्वेस्टमेंट में हम स्टार्टअप्स को भी हेल्प करते हैं, हम मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं. और उसी में नीचे उन्होंने आके लिखा हुआ कि हम जो है जी PSX में इन्वेस्ट करते हैं. अच्छा. और हमारे बड़े कंफर्टेबल रेट्स हैं. हम गारंटी नहीं कर रहे लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट हम आपको, और उन्होंने उसमें एक ब्रैकेट बनाया होता है. उन्होंने कहा अगर आप 5 लाख करेंगे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर क्वार्टर 3.5 लाख रुपए. 5 लाख पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न पर क्वार्टर यानी कि एनुअलाइज्ड आपका पता नहीं कितने 100% बन रहा है. ठीक है. अच्छा मैंने वो पढ़ा, मुझे समझ आ गई कि यार गेम क्या है कि स्टार्टअप तो ये तो वो सारा वो फ्रंट है. आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब एक दफ़ा आ जाएगा उसको लपेट पीछे आके कहेंगे कि यार भाई दबे अच्छा आपको समझ नहीं आ रही, आप ऐसा करें अपना पैसा हमें दें, हम इन्वेस्ट करके आपको देते हैं. ठीक है. वो पहले क्वार्टर में 5 लाख में से आप ही को आपका 3.5 लाख वापस देंगे और फिर कहेंगे कि यार अभी आज की तरह मार्केट डाउन है, मीनवाइल और लोगों को लेकर आओ. करते करते इट्स अ पॉन्जी. ट्रिगर इफेक्ट. मुझे ये बात मालूम थी. आज अगर मैं आता हूँ और मैं आप आके मुझे कहते हैं ना, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप कहते हैं यार मेरा लैंडस्केपिंग का बिजनेस है, मेरा बिजनेस इतना अच्छा जा रहा है, मैं गारंटी देता हूँ कि यार आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करें और मैं आपको 20% गारंटी रिटर्न दूंगा. ठीक है. तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने आके कहना है कि यार ये देखो सूद मांग रहा है. ठीक है. क्योंकि लिजिट बिजनेस है, आप एक लिजिट प्रोपोजिशन कर रहे हैं, लिजिट वो कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं उन साहब को लेकर आता ना और वो आके पूरी कहानी तोड़ते तो यही ऑडियंस जाती और जाके ना पैसे करोड़ों रुपया लगाती. इधर तो डबल से ज़्यादा आ रहा है एक साल में. So there is this weird dichotomy also where जहाँ पर legit है ना वहाँ पर because the money is 20% so it doesn't sound that appealing, तो उसमें 4 और मीन में निकाल के ना आउट कर दो. लेकिन जहाँ पर पैसा क्रेजी आ रहा है ना वहाँ पर इस्लाम थोड़ी 2 मिनट के लिए साइड पे पहले पैसा डबल करो. मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि जहाँ पे ना परसेंटेज आ जाती है ना, इतना परसेंट, लोग उसको ना परसीव कर लेते हैं फिक्सिंग इंटरेस्ट. और अगर कोई ये कहे कि हम आपके पैसे से आपको 2-3 लाख रुपए महीना दे सकते हैं, हाँ. और आप एक्चुअली कैलकुलेट करें और वो भी फिक्स बन रहा हो, लेकिन लोग उसको नहीं कंसीडर करेंगे. दैट इज वेरी ट्रू कि अगर मैं 5 लाख के ऊपर बोलूं कि यार मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपया दिया करूंगा, वो 20% है. 20% एनुअलाइज तो कितना परसेंट है, कितना हो गया पर क्वार्टर समझ ले ना, पर क्वार्टर समझ ले. हाँ. तो लोग जब आप बोलोगे ना 12%, तो कहीं ना कहीं वो जो परसेंटेज का माइंड है ना, ये मेरा व्यू है, मतलब आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिधर आप ये बोलोगे ना उधर पब्लिक सेट हो जाएगी. अगर आप बोलोगे ना यार 10 लाख रुपए लगाओ तो 1.5-2 लाख रुपए तो मैं दे ही दूंगा, वो अगेन माइंड में जो कह रहा था ना, माइंड पता किधर चल जाएगा. अच्छा 1.5 लाख रुपए, अच्छा 1.5 लाख रुपए आएंगे, 12% तो यार ये फिक्स है. तो ये आई थिंक एक ये चीज़ है जो कि थोड़ा सा समझने में
लोगों को टाइम लगता है। Makes sense. ठीक है। दूसरी चीज़ और इंटरेस्टिंगली मुझे याद पड़ता है बहुत अर्सा पहले एक कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहरहाल उसका कुछ जो उसका वो था ना स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसा था कि आप पैसा डालें, हम इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको देंगे। और यही हुआ था। कुछ फैमिली में लोग थे, उन्होंने डाले तो 2 क्वार्टर्स आए, तीसरे क्वार्टर वो हमारे घर पहुंच गए, यार आप भी डाले, बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं। ठीक है ना। अब उनका कोई नाम ही कुछ इस तरह का था कि हम पे हमेशा के लिए आप एतमाद करें, यू नो, द नेम इटसेल्फ साउंडेड लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, यू नो, रिलाई ऑन अस फॉरएवर, यू नो, समथिंग लाइक दैट। और बड़ा कोई फैंसी ऑफिस, आई एम टॉकिंग अबाउट एजेस अगो। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को लोगों को समझना कि एक तो जहाँ पे चीज़ ये है ना, जहाँ पे इट साउंड्स टू easy, if it's too good to be true, it's never true. ये एक फैक्ट है। और यही एक चीज़ है जो लोगों को आई थिंक, बट पता है क्या, ग्रीड इज अच्छी बात है, लेकिन ग्रीड द राइट वे, ग्रीड टू लर्न मोर, ग्रीड टू ग्रो मोर, ग्रीड टू अर्न मोर स्ट्रक्चरली, नॉट ग्रीड टू फिक्स महीने के 2-2 लाख और फॉरगेटिंग कि कैसे कर रहे हैं। सर इसीलिए ना मुझे ये होता है यार, ग्रीड फॉर, सो मैंने ना लास्ट ईयर आई रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड मनी, द कोर फंडामेंटल ऑफ मनी। मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स भी ना समझे, पैसे को समझे ना। और मैं गया और मैंने जाके पढ़ाना शुरू किया कि यार लेट 1800s में किस तरीके से पहले कॉन्ट्रैक्ट्स आए, उससे पहले तो सिक्के चल रहे थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स आए, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे श्रिंक होते होते नोट बन गया, नोट जो है IOUs पे आ गया। उसके बाद फिर उस नोट के ऊपर, नोट भी कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेट बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है जिस कंट्री का है, उसे मैंने पढ़ना शुरू किया कि यार इस पर लिखा क्या होता है। तो पता लगा जी हाँ मिले 1000 के ऊपर मुतालबे में मिलेगा, क्या मिलेगा, अच्छा जी पता लगा वो गोल्ड मिला करता होता था उस ज़माने में, बैक्ड बाय गोल्ड था। तो अमेरिका का सिस्टम समझा कि अच्छा जी अमेरिकन आए, उन्होंने आके पूरी दुनिया में आके कहा कि यार गोल्ड को साइड पे रखो, गोल्ड हमें दे दो और ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। कॉन्ट्रैक्ट के पीछे की कोलैटरल खत्म हो गया और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो गया। अब फिर इवेंचुअली कि जी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, गोल्ड बैक खत्म हो गया, कैश रह गया। अब आज की जो पॉपुलेशन है ना जो दुनिया की, वो लार्जली उसको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता कि एक्चुअल में हमने कोई काम करना है। बार्टर जो था ना वो बड़ा अच्छा सिस्टम था, वो अच्छा सिस्टम, मैं किन्नू बनाऊंगा, आप केले बनाएंगे, हम शेयर करेंगे और सेट हो जाएगा। अब मसला ये है कि लोगों को ये सेंस ही नहीं है कि यार मैंने कुछ बनाना है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू मनी। वो बस कहते हैं मैंने पैसा बनाना है। मुझे जब भी कोई कहता है ना सर मैंने पैसा बनाना है, कैसे बनाऊँ, तो कहता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय मैंने पैसा बनाना है, राइट। आप कोई वैल्यू जनरेट करो। ग्रीड फॉर वैल्यू बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि मैं ना दुबई का बिल्डर बन जाऊँ। हाँ, मैं बिल्डर बन जाऊँ, मैं प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ मैं बिल्डर बनना चाहता हूँ, मैं इतनी बिल्डिंग्स बनाऊँ, नहीं करो, हाँ बट कुछ बना लो, कुछ बना लो, कोई डेवलपमेंट कर लो। जब आप उसको पैसे पे करते हैं तो सर पैसा तो 4 प्रॉपर्टी को लाइनें ड्रॉ करके भी मैं पैसा बना सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैंने वैल्यू एक्चुअली कोई जनरेट की पैसा मैंने बना लिया। तो मैं जनरली लोगों को ये कहता हूँ कि यार इफ़ यू आर गेटिंग इनटू एनीथिंग, आपके पास भी अगर कोई आ रहा है ना और वो आके कह रहा है, आप कह रहे हैं यार पैसे दो मैं तुम्हें पैसे डबल करके देता हूँ, तो उसको ये सवाल करना चाहिए अच्छा क्या कर रहे हो, कैसे करोगे, उस पैसे को किधर इन्वेस्ट करोगे, क्या सिस्टम होगा, कोई स्ट्रक्चर तो मिलेगा, कोई वैल्यू तो होगी, वैल्यू क्रिएट हो रही है। हाँ, वहाँ पर वैल्यू, ग्रीड की वैल्यू, नॉलेज पे लाने की वैल्यू की ग्रीड, इन सारी चीज़ों की ग्रीड इज ग्रेट। पैसे की ग्रीड इज आई फील लाइक इज वेयर अ प्रॉब्लम राइजेस। मेरे ख्याल में इधर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं प्ले में। एक चीज़ तो ये है कि लोगों को बचपन से लेके बड़े होते तक ना एक ही चीज़ सिखाई जाती है, तूने बड़ा होके पैसा कमाना है, तूने तालीम हासिल करके अच्छी जॉब लेके पैसा कमाना है। व्हाट लैक्स आई फील इज कि आज आप अपने किसी बच्चे को बड़ा करते हुए ये बताओ ना कि तुमने बड़े होके कुछ ऐसा करना है जिसमें वैल्यू क्रिएशन हो, जॉब्स हो, कुछ बनाओ, कोई प्रोडक्ट बनाओ या कोई प्रोडक्ट को रिफाइन करो और उसको पाकिस्तान का लेबल दो या कोई लेबल दे के बनाओ। वो जब तक वो जो सीड है ना वो शुरू से माँ बाप डालना नहीं शुरू करेंगे ना, वो और शायद हर घर में यही होता है आजकल के अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल और पर्पस क्या है, अच्छी जॉब, टाइटल जॉब हो, बड़ा आदमी बनो, टाइटल वाला वो। और क्या और पहली चीज आप देखो किसी भी जगह पे कोई फंक्शन होता है तो व्हाट डज अ प्राउड फादर बोस्ट अबाउट, मेरा बेटा इतने की जॉब कर रहा है। फंड अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया, पैसा। एज अपोज टू मेरा बेटा कितना हुनरमंद है, कितना स्पेशलाइज्ड है।
चीज से कुछ सीख गया है और उसकी वजह से 3 और लोगों को सिखा गया, ठीक है ना। और ये नहीं है, शायद हम भी ये गलतियां करते हैं, लेकिन आई थिंक ये सोसाइटी एज अ होल जो है ना उसको चेंज करना होगा. स्टॉप चेसिंग मनी, चेस विजन, create value, money will follow. Yeah, money will follow. Like value, again, this is not me trying to be a communist and saying money is bad, right? It's just, all I'm saying is when you follow value, the money that value gets converted to is a lot more sustainable. And it's forever. It's forever, absolutely. Versus कि आपने आज जाके कहीं without thinking कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैसा तो बना लिया. 6 साल बाद क्या होगा, 8 साल बाद क्या होगा, क्योंकि वो पंप एंड डंप जो भी होती है वो थोड़े अरसे के लिए होती है, उसका डंप हमेशा आता है. यकीन करो जब इंसान जॉब कर रहा होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा किसने ये बात बोली थी, लेकिन बड़ी अच्छी बात थी कि जब आप जॉब कर रहे होते ना तो यू आर 1 सैलरी अवे फ्रॉम बीइंग पुअर. और उस वक्त आप एक अलग जोन में, एक अलग जूम में चल रहे होते हैं कि मेरी इतने की जॉब है, मैं ये वो. अच्छा, वो जॉब की वजह से स्टेटस भी आ जाता है. अब अगर आप ऐसे बंदे हो जिसमें बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे तो आप और वो मनी इज वन थिंग, हाँ थोड़े और चौड़े होकर चल रहे होंगे कि यार ये है ये, लेकिन अचानक कोई चीज़ चेंज होगी ना नीचे से, देन यू विल रियलाइज कि यार मैंने अपना टाइम एफर्ट गलत रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया या गलत जगह पे या गलत प्रोजेक्ट्स पे. अगर वो टाइम और एफर्ट किसी ऐसी चीज़ में किया होता जो छोटा सा बड़ा हो चुका था, शायद वो हो जाता. इसमें टाइम लगता है. देखो बिजनेस के साइकिल होते हैं, 1000 days इज अ साइकिल. और वो छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, आपको टाइम देना होता है. बट जब वो चीज़ एक ऐसी फंडामेंटली अच्छी चीज़ में लग जाए ना, वो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा देती है और कंपाउंडिंग में देगी, डेफिनेटली. इसमें बड़ी अच्छी मिसाल है आपने दी वो जॉब वाली ना, वन पे चेक अवे फ्रॉम वो. बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मीडिया, तो माई पेरेंट्स बीइंग like all parents, they were very proud of me. They would read every comment, they would listen to every podcast, so on and so forth. But somewhere ना my mother was always worried कि यार ये पता नहीं मीडिया में चला गया है. हम बिजनेस वाले थे नहीं, इस्लामाबादी लोग हैं, जॉब पेशा पूरी ज़िंदगी नौकरी करनी. तो उनको था कि बेटा नौकरी करते रहो ना साथ साथ. मैंने कहा माँ मैं सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं कि मैं बस 8-12 घंटे नौकरी भी करूँ फिर मैं अपना ये भी सारा धंधा चलाऊँ. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आप समझे मैं CNN पे आ गया. बेटा बहुत अच्छी बात है बट बेटा नौकरी. मैं 2021 में मैंने पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दे दिया. बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन नौकरी. खान साहब आ गए पॉडकास्ट के ऊपर, पूरी वायरल हुई, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, अम्मी को कॉलें कर आपके बेटे ने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है बेटा, बट नौकरी. तो एक पॉइंट पे ना मैंने क्या किया कि, और जब मैं काम कर रहा था, मैं नौकरी की मैंने 2 साल टेराडेटा में, एक डेटा एनालिटिक्स की कंपनी, बड़ी काफ़ी वेल रेप्यूटेड MNC. तो अब मुझे पता है मेरी उस वक्त 60-65 हज़ार रुपये तनख्वाह थी. और हर थोड़े से बाद ना रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना. वो रिस्ट्रक्चरिंग खत्म ही नहीं होती इट्स एन ऑनगोइंग फॉरएवर रिस्ट्रक्चरिंग. आज भी हो रही है वहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग, जो जानने वाले वहाँ बैठे. तो हर 3-6-8 महीने बाद पता लगता था यार वो रिडंडेंट हो गया, वो बाहर हो गया, वो रिडंडेंट हो गया, वो बाहर हो गया. अम्मी को तो ये नहीं पता, अम्मी को पता है जॉब लिप लगे में. तो एक दफ़ा अम्मी ने इसी तरह मुझे कॉल की. शी मूव टू द US एट द टाइम. शी कॉल्ड मी, शी लाइक अच्छा क्या सीन है. तो मैंने बोला अम्मी को, मैंने कहा माँ मैंने ना जॉब पकड़ ली है. उन्होंने कहा अच्छा कैसे. मैंने कहा मेरा जो बिज़नेस है ना, मैंने उसको रजिस्टर कराया है और जितना भी मैं पैसा कमाता हूँ ना, मैंने अपने 4-5-6, और मैंने वाकई ऐसे मैंने 4-5-6 दोस्तों को कॉलें की. कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ एवरेज कर रहे थे, कुछ बिलो एवरेज कर रहे थे. सबसे मैंने पूछा यार सच बता तेरी तनख्वाह कितनी है. अच्छा बिजनेस में जब आप अपना, हम जैसे होते हैं ना लॉन्डे लपाटे टाइप, तो पैसा आ रहा है, पैसा उड़ रहा है, ठीक है. तो मैंने कहा डिसिप्लिन के लिए भी बड़ा अच्छा था. तो मैंने सबको कॉलें मिलाई, पता लगा यार कोई 80,000 कमा रहा था उस वक्त, कोई 3 लाख रुपए कमा रहा था उस वक्त. मैंने सारा लेके एवरेज निकाली, 1,30,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 1.25 लाख रुपए की एक एवरेज. मैंने अपना सारा का सारा पैसा डाला कंपनी के अंदर और मैंने अपनी तनख्वाह निकाली. और मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ मैं नौकरी पे लग गया और 3 साल तक मुझे वो फायर नहीं कर सकते. जितना पैसा उसमें होता था ना मल्टीप्लायर के साथ. तो मैं हर दफा मुझे कॉल करती थी, बेटा बिजनेस कर जा रहे हैं. मैं कहता माँ 3 साल तक फायर नहीं होने वाला. आई थिंक तुमने स्मार्टली ये कर लिया और बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो पीछे रख दिया. मैंने कहा 3 साल तक आप टेंशन ना करें, मेरे पास एक धंधा नहीं होता, फारिग बैठा रहा हूँ, 3 साल तक नौकरी लगी है माँ. दैट वाज मेरी अपनी साइकोलॉजी को उसने बदला. और माई पेरेंट्स जस्ट वर लाइक अच्छा चले रिलैक्स हो गया. एंड आई थिंक आखिर में ये वही गेम है कि यार नौकरी के ऊपर भी आपको क्या पता वो कंपनी वो कल फारिग करे, परसों फारिग करे, कम से कम आज तो मेरे पास 3 ईयर का आउटलुक है. बिल्कुल. लेकिन देखो मैं ये भी एडवोकेट करूँगा, नौकरी इज़ नॉट बैड, इट्स ग्रेट. आपको जो लर्निंग मिलती है, आप जो चीज़ें सीखते हो वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं. आप स्टार्ट करो, या तो इनिशियली आपको पता हो कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है, विच इज़ ग्रेट. अगेन आपको
2 बिजनेस करोगे, गिरोगे, तीसरे में थोड़ा सीखोगे, बिकॉज जो चीज़ आपको फेलियर सिखाती है ना वो आपको कभी भी सक्सेस नहीं सिखा सकती। और ये 100%. मैंने देखा है, यू हैव टू लूज इन ऑर्डर टू विन। तो या तो आप ये वाले ट्रैक पे चले जाओ, या फिर आप 1, 2, 3 जॉब्स करो, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस हासिल करो, एंड देन अपने एंटरप्रेन्योरशिप। और वो सर्कमस्टेंशियल भी है ना, सम पीपल डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट, तो वो जॉब से बहुत चीजें सीख लेते हैं, किसी और के पैसे पे सीख रहे हैं। वो बेसिकली अगर ये माइंडसेट उन्होंने रखा हुआ है कि हम लर्निंग कर रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, नॉट हम पैसे कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली। वो चीज़ आते आते भी टाइम लगेगा, लेकिन अब लोग स्पेशली द जेन ज़ी, आई थिंक दे हैव पिक्ड इट फास्टर देन एनी अदर generation, and they are doing it. They are capitalizing on people's thoughts, ideas. उनके पैसे पे वो अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, कनेक्ट करते हैं, 4 लोग बैठते हैं, कंपनी जैसे करते हैं, कोई डिजिटल मीडिया फर्म बना देता है, कोई कहता है कि हम फाइनेंशियल एनालिटिक डेटा जो आपको वो कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू की हायर एन अकाउंटेंट, हम आपकी पूरी बुक कीपिंग कर लेंगे। कोई कहता है हम वी कैन डू कंसल्टिंग ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। तो आई थिंक दे आर डूइंग इट स्मार्टली एंड प्रॉब्ली फास्टर। Absolutely. Tell me about your own experience. You worked for maybe 20 years? So 20 years amongst different banks in Dubai. Financial institutes and financial banks and stuff like that. institutions. And then you decided कि यार नहीं अच्छा I wanna be an entrepreneur, and then you decided to start two very, so normally assume ये किया जाएगा कि आप बैंक से निकल रहे हैं तो आप कोई इन्वेस्टमेंट का कोई ब्रोकरेज खोल लेंगे, कुछ लेफ्ट राइट खोल लेंगे। मुझे one of the reasons why I got very intrigued when आपकी प्रोफाइल मेरे पास सबसे पहले आई कि you're doing 2 businesses. A hardcore finance guy is doing a fashion brand and is doing a landscaping business. These are 2 very unique, very different, not the sort of person that normally one would assume as the business owner. Tell me about these 2 brands and the thought behind why after 20 years of doing a job and being fairly successful at it as well, you decided कि यार ये नहीं, कुछ interesting करना है। So great question, not because कि वो मेरे से ताल्लुक़ रखता है, but actually I know कि कितना बड़ा आपको अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम करना पड़ता है टू गो इनटू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट देन व्हाट यू हैव नॉट टच्ड। वही वाली चीज़ थी जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था। आई डिड नॉट वांट टू चेस मनी। मैं नहीं चाहता था कि आइडियल ईजी सोल्यूशन क्या है, एडवाइजरी। तो आज भी ऐसा नहीं एडवाइजरी नहीं होती, कोई क्लाइंट कॉल कर लेता है, यू हेल्प देम आउट, लेकिन उसको कब तक सस्टेन कर सकता था? 1, 2, 5। और अगर कर भी लेते टू बी वेरी ऑनेस्ट तो वो दैट्स समथिंग जो कि आप सोते हुए भी कर सकते हैं। वो तो आपको आती है ना, वो तो आपने 20 साल कर ही ली, राइट। अब चैलेंज क्या है, कोई चीज़ डिफरेंट, ठीक है। अब जहाँ तक लैंडस्केपिंग का ताल्लुक है, वो तो आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, माई टाइम इन अफ्रीका, क्लोज टू नेचर, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता गया। लेकिन वो ज़्यादा बिल्डअप कहाँ हुआ? इन अ प्लेस लाइक दुबई, जहाँ पे लैंडस्केपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे यू रियली हैव टू आर्टिफिशियली बिल्ड द नेचर वैल्यू एडिशन ना। अगेन ये नहीं है कि बने बनाए ट्रीज को आपने मैनेज करना, क्रिएट, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हैज़ ग्रोन और हर होटल को लैंडस्केपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे एक नीश नज़र आई एंड मुझे नज़र आया कि इसके अंदर कुछ लर्निंग ज़्यादा हो सकती है। और आपके साथ जब रिकरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो एफर्ट होती है, बट आप इमेजिन करो, एक आपको एक्सपोजर मिल रहा है डिफरेंट होटल्स का, बिल्डिंग्स का, कनेक्टिविटी, दूसरा आपकी कंपनी की प्रोफाइलिंग, तीसरा यू आर एडिंग वैल्यू। तो लैंडस्केपिंग आई थिंक वहाँ से मेरे और ये जनरली B2B ही होता है मोस्टली, या B2B बड़े घरों के विलास के उनकी भी होती है? अभी हम B2B पे ही फोकस कर रहे हैं, राइट। आगे जाके वी विल enhance into B2C, और उसमें क्या करेंगे हम कि we will add a digital angle to it, and right. I think we'll probably be the first ones to bring in an app on a landscaping company, ताकि B2C को ज़रा just easily, क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल, तो हम right. That's one of the things. But in terms of, so what's the product here? जो नई बिल्डिंग बन रही है वो लैंडस्केप करा रही है, या कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है वो कहती है कि यार हर साल हमारा सिस्टम चेंज होना चाहिए या इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो वो भी होता है? So to give you a background, the fund एक मैंने क्रिएट कर दिया था मैफको के नाम से, और उसके अम्ब्रेला के नीचे एक चीज़ आई which looks at landscaping, swimming pool, नॉट ओनली मेंटेनेंस ऑल्सो कंस्ट्रक्शन। तो अगर कोई नई बिल्डिंग आ रही है उसके अंदर स्विमिंग पूल बनेगा, ठीक है, उसमें लैंडस्केपिंग
लगेगी वो हार्डस्केप हो गया, तो स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन हो गया. देन जब वो बिल्डिंग बन गई, उसकी लैंडस्केपिंग को मेंटेन करना, स्विमिंग पूल को मेंटेन करना, तो सब्सक्रिप्शन भी आ गई. राइट. और आपके पास इन्हीं लोगों ने मजीद और बिल्डिंग्स डेवलप करनी होती है, तो वंस यू एम्बेड विद फ्यू डेवलपर्स, आप चल पड़ते हो. दैट इज वन पार्ट ऑफ मैफको. और आई एम प्राउड टू से कि मैफको के अंदर कंसिडरिंग समबडी हूज फ्रॉम पाकिस्तान, और हमने उसको एक कॉन्सेप्चुअली कंसीव किया. मैनी फ्रेंड्स जो कि इधर से बिलोंग करते हैं, दे केम इन, दे इन्वेस्टेड विद अस, एंड एक चीज़ हमने क्रिएट की जो कि नूरिया ब्रांड है इन पाकिस्तान. राइट. एंड आई एम प्राउड टू से कि बहुत सारे इधर के लोग जो कि कभी पाकिस्तान भी नहीं गए, दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज अगेन फैशन इज समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ पाकिस्तान. लोग वैसे ही जनरली हैप्पी गो पीपल है ना, दे लाइक कपड़े, खाना पीना, तो वो चीज़ प्लस उसके अंदर मेरी अपनी क्रिएटिविटी, बिकॉज एज अ वेरी यंगर वर्जन ऑफ मी, जब हम लाहौर में रहते थे, तो माई ग्रैंड फादर यूज टू गेट दी आर्मी यूनिफॉर्म स्टिच फॉर वन ऑफ द GCC कंट्रीज हियर. तो मैं उनके साथ जाता था उन फैक्ट्रीज में, तो वो कहीं ना कहीं द सेकेंड जनरेशन डिड नॉट पिक इट अप. राइट. हियर केम me thinking कि मैं करता हूँ, तो that was somewhere in the DNA and I implemented. Did you have any background in fashion? Yeah, did you just plunge right into it? I have not got any formal degree in fashion, लेकिन I believe कि अगर आप aesthetic skills आपके अच्छे हों, you can identify. For example, नूरिया की कोई भी collection के अंदर I and my partners will have a final input. We look at all the designs. We look at it from what the market is throwing, what the public wants. Probably when I say background, I'm not saying professional or educational. मैं इसको flip करता हूँ. A very good friend of mine, he runs this brand called Manto. He's gotten really popular recently. It is. And I was actually very closely working with him when he was setting it up. तो उस टाइम के ऊपर मुझे वो पूरा मैंने एक्सपीरियंस किया कि उसके दिमाग पे एक चीज़ टक थी. और ये बाय द वे हार्डकोर मेमन फैमिली, जिनको बिजनेस आता है, और वालिद साहब हेड ऑफ द मेमन बिजनेस एसोसिएशन भी हैं, और बड़ी पुरानी वो है, और इनका कंस्ट्रक्शन एंड ट्रैवल और इन सारों में बिजनेस इंटरेस्ट हैं, फैशन में नहीं. राइट. एंड सो ही कम्स टू मी एंड ही इज़ लाइक यार मुझे लखनवी कुर्ता बड़ा पसंद है, और पाकिस्तान में कोई अच्छा लखनवी कुर्ता नहीं मिलता. तो कॉलर वाला या तो इस तरह का मिलता है, या वो क्या कहलाता है, शेरवानी कॉलर मिलता है. हाँ, तो वो नहीं मिलता. तो मुझे वो बनाना है. 1 5 6 8 महीने उसने 3-4 सूट बनाए, मुझे भी भेजे. फिर हमने बैठ के पूरा प्रोसेस फिगर आउट किया कि अच्छा जी वो CMT यूनिट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है. एनीवेज वी टुक इट फॉरवर्ड, एंड उसने जो है वो जाके ही वाज सो हार्ड स्टक ऑन कि यार मुझे क्या बनाना है, इन द सेंस कि वो गया, उसने जाके वॉश एंड वेयर का जो सप्लायर ढूंढा, उसने पहले कभी इस तरह का नहीं बनाया था. उसने डाउन टू द लास्ट थ्रेड वो घुस गया अंदर कि कितने % इसमें पॉलिएस्टर होगा, कितने % कॉटन होगा, कितना % ये होगा, उसके कलर्स क्या होंगे. वो करते आई सॉ द ट्रांजिशन ऑफ अ हार्डकोर बिजनेसमैन कन्वर्ट इनटू ए फैशन जिस कहते हैं वो एक्सपर्टीज. Starting off with this one thing कि यार मुझे लखनवी कुर्ता चाहिए. Right? When you were getting into, tell me that story कि at some point आप बैठे होंगे, आपका एक फंड है, फंड में पैसा आया हुआ है, लोगों ने इन्वेस्ट करना है, किया हुआ है. अब आप कह रहे हैं कि यार मैंने कुछ करना है, लैंडस्केपिंग मैं अच्छे से कर रहा हूँ, what should I do next? And then why does the idea of a fashion label pop up? You could be doing 10 different things, right? So 2-3 चीज़ें एक साथ हुई थी. एक उन दिनों आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान अ लिटिल मोर देन आई यूजुअली डिड. तो मैं जब भी मॉल्स में जाता था, मुझे नज़र आता था कि 70% ऑफ आवर मॉल्स आर ऑक्यूपाइड बाय फैशन ब्रांड्स. तो उससे एक चीज़ तो आपको पता है कि यार इस बिजनेस में इतने मार्जिन है कि वो इतनी बड़ी रिटेल स्पेस अफोर्ड कर सकते हो. राइट. नाउ And these are the most expensive retail spaces, Dolmen City malls and Packages Mall. तो आपको वो क्लिक करता है कि कुछ तो है, मार्जिन कॉल है. हाँ. अब इसके अंदर जाना है. राइट. तो एक ये चीज़ पाक हो गई. देन आप कुछ कपड़े, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे एग्जीबिशंस होते हैं, लेकिन आप जब कुछ कपड़े देखते थे और आप उनको फील करते थे, आप उनको समझते थे, तो वो लिटरली थिंक यार पाकिस्तान जो कि एक टेक्सटाइल का हब है. हाँ. और ऐसे नहीं कि सब बुरे, कुछ बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, लेकिन कुछ गैप था. राइट. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि वीव गॉट कॉटन,
we are known for textile and we've got the population, ख़वातीन, we can do a better job. और तब मेरी समझ में ये बात आई कि इसीलिए जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं वो ये रिटेल स्पेस अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज मार्जिन कंबाइंड विद पॉपुलेशन एंड एस्थेटिक स्किल्स. बिकॉज पाकिस्तानीज आप देखो, उनका ड्रेसिंग, उनका आज भी इवन विद वॉट एवर लिमिटेड बजट ऑन इवेंट्स दे विल नॉट शाई अवे कि हमें अच्छे कपड़े नहीं लेने. और ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांड कॉन्शियस, अच्छे कपड़े, अच्छे डिज़ाइन, वो एक चीज़ DNA में है. वो आप किसी भी शहर में चले जाओ, यू नो, शायद डिफरेंट स्टाइल फॉलो होगा, कराची में डिफरेंट स्टाइल होगा, लाहौर में डिफरेंट, इस्लामाबाद में डिफरेंट, लेकिन इट इज़ स्टिल देयर इन आवर DNA. ठीक है ना. तो वो मेरे अंदर भी था. फिर कंबाइंड विद बिजनेस. और दूसरी बात, तीसरी बात, आपने एक बिजनेस सेटअप कर लिया था, आपने उसको चर्न करके देख लिया, तो उससे आपको थोड़ा सा ये भी होता है कि यार यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन. वो थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हो. सो दैट वाज अ कॉम्बिनेशन फॉर मी, frankly. Tell me the origin story, because you've done business in Dubai. You've worked in Dubai. You've done business in Dubai. Yesterday, I met someone who's been here for 40 years with short stints in Australia and the UK. And he's doing a business as well. He said, I went to Islamabad and I stayed there for six months. And he was like, yaar, meri to bas ho gayi, you know. And I was like, why? He was like, you know, professional ethics, this and that. Office में लोग चप्पलें पहन कर आ रहे हैं, तो ये है, तो वो like basics जो generally global standards होते हैं, कोई follow नहीं हो रहा. So it's very difficult for someone who's sure he's a Pakistani, but he's an overseas Pakistani, right? So you went in and you got into a Pakistan business for Pakistan, in Pakistan, for Pakistan. Tell me how you went about it. You know, did you go and hire a team and create a structure जिसमें आप जो problems थी उनको आपने अपने आप को sort of you know protect कर लिया कि you know there's a team on ground that's dealing with the problem and I'm managing that. Yeah, what was happening there? So first of all, तो you are nobody without a team. तो इफ़ यू थिंक कि आप सिंगल हैंडेडली पूरी दुनिया या कोई भी चीज़ फतह कर लेंगे, वो गलत है. यू नीड, भले वो 2 लोग हों, बट यू नीड वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट पीपल टू बी विद यू. तो आई थिंक एक तो चीज़ पे मैं वहाँ ब्लेस्ड हूँ. आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन who spearheads the day-to-day operations and everything of the brand. So and he's from there from the start? He's there from the start, and he's the CEO of the brand. So he was here with us in Dubai. So the story goes 20 years back where we've worked together in various organizations. So itni purani relationship, plus his in-laws are very detail oriented in the similar sector. Right. तो एक वो चीज़ साथ आई. दूसरी चीज़, पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बहुत बड़े प्लसेस भी हैं. अनरेगुलेटेड इकोनॉमी के बड़े फ़ायदे भी होते हैं. वो चीज़ हम भूल जाते हैं. राइट. यू नो, आज जो भी बोलो, कुछ ना कुछ करके देयर इज़ अ वे अराउंड इट. एंड शायद वो चीज़ हमारे लिए ना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एज कंट्री मैन, कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट बाय द रूल चलेंगे ना, तो हमारी बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है. डजंट नेसेसरी मीन कि आप गलत काम कर रहे हो. इट जस्ट मीन्स कि देयर इज अ वे अराउंड ऑफ इट, जो कि कुछ जगहों पे नहीं होता. यहाँ पे या किसी भी और मुल्क में कोई लॉ नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, राइट. अब हमारे बहुत सारे लोग हैं जो शायद नहीं उस चीज़ को वो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोविड में अगर बहुत एक्सट्रीम लॉकडाउन लग जाता, तो शायद हमारे बहुत सारे लोग, यू नो, कुछ कंट्रीज ने ड्रॉप किया और फिर सफ़र भी किया. एंड हमने उस टाइम में थोड़ा सा बेहतर चीज़ों, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन. सो आई लुक एट इट कि यार ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी हैं, कुछ अदर चीज़ें भी, लेकिन देयर आर गुड थिंग्स अराउंड इट. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट. बाहर रहे हैं आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को इतना, मैं तो अपने आप को नहीं कभी भी इतना डिस्कनेक्ट कर सका. आई ऑलवेज वेंट बैक. जब हमने ब्रांड को स्टार्ट किया तो आई मेड श्योर कि हर 2 महीने बाद आई यूज्ड टू बी देयर फॉर अ पीरियड ऑफ अ मंथ, देन कम बैक, देन 2-3 महीने बाद. सो वो टाइम इन्वेस्टमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द टीम, वो सब टीम को हमने खुद हायर किया, खुद उनको बताया कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, ब्रांड को किधर लेके जाना है, यू नो. एंड वेरी हैप्पी टू से कि जो उसकी स्टिचिंग सारा कुछ है वो सब इन हाउस है. हमारे इन हाउस स्टिचर्स भी हैं, right. और जो सैम्पल्स और कुछ ऑर्डर्स इन हाउस करते हैं. अगर ओवर सप्लाई हो जाए ऑर्डर्स की, तो बाहर CMTs के साथ अरेंजमेंट है, तो वो उनको एग्जीक्यूट करते हैं. बट दीज आर पीपल जिनके साथ हम 2-2.5-3 साल से काम कर रहे हैं. Right. How old is this brand? Now it's almost 3 years old. But today, alhamdulillah, we have 65,000 followers. Zabardast. And what sort of, how does it work? So
एक होता है काफ़ी फास्ट फैशन टाइप ब्रांड्स होते हैं. अगेन मैं मंटो की एग्जांपल लूँगा. आई डोंट नो, मे बी आई एम ओवर शेयरिंग सम ऑफ हिज डिटेल्स, बट वो चूँकि एक फास्ट फैशन ब्रांड है इन अ वे. सो खादी हो गया, मंटो हो गया, इस तरह के हो गए कि देर बेसिकली देट गो टू ए सप्लायर जो कि फैब्रिक बनाता है, फिर वो उसको उठाएंगे, उसको उठा के वो कलर करेंगे और सर्टन सेट ऑफ डिज़ाइन हैं, उसको वो उठा के CMT के पास लेके जाएंगे, उससे कहेंगे यार इस तरह का डिज़ाइन करके तुमने फाइनल निकालना है, जो ज़ारास ऑफ द वर्ल्ड करते हैं, राइट, मैस प्रोड्यूस्ड. एंड देन देर आर डिज़ाइनर्स दैट आर मोर टूवर्ड्स हायर एंड, उनके अपने लोग बैठे हुए हैं, कुटूर होते हैं कभी कभार, उस तरह की सिचुएशंस होती हैं. आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? सो एक चीज़ हमने समझ ली थी शुरू में कि यार हमने हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है. राइट. आई डू नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, बिकॉज उससे ही आप सीखोगे, ठीक है ना. एंड आई डोंट केयर कि कितनी बड़ी ये छोटी है. तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हमने हर सेगमेंट को ट्राई करना है. हमने प्रेट भी लॉन्च किया, हमने 3-piece अनस्टिच भी लॉन्च किया, एंड वी टेस्टेड इट एंड वी अंडरस्टूड कि ये क्या चीज़ है. आज बहुत सारे ब्रांड जो सिर्फ कट्योर या हाई एंड कट्योर करते हैं ना, दे हैव एब्सोल्युटली लिमिटेड, दे वुड हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डू अनस्टिच, ठीक है ना. हमने वो भी किया, फिर हमने अपनी प्रेट की कलेक्शंस भी निकाली, फिर स्लोली हमने अपने आप को लग्जरी फॉर्मल में लेके आए, ठीक है ना. इस वक्त नूरिया इज़ पोजिशन फॉर ब्राइडल एंड लग्जरी फॉर्मल, और हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं. लेकिन जो हमारी लर्निंग हुई है इन द जर्नी, उसके लिए हमने क्या किया, वी हैव सेट अप अ कंपनी इन UK, और उस प्रोडक्ट लाइन को हम आउटसाइड पाकिस्तान लेके जाएंगे फॉर अ वाइडर ऑडियंस हु आर सेटल्ड इन यूरोप एंड UK एंड अब्रॉड. एंड जो आपकी करंट, आपने कहा व्हाट वाज द टर्म दैट यू यूज्ड, वेडिंग एंड bridal and luxury formals. Luxury formals. So that's one design, one piece, or is that one design, multiple sets of pieces? No, it can never be one piece. It will always have a minimum 24, 48 जितनी एक रन में ज़रूरत होती है. बट डिपेंड करता है, आप पहला रन निकालते हैं 24 का, फिर देखते हैं अगर किसी ड्रेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या किसी ड्रेस की डिमांड ज़्यादा है, देन यू गो फॉर अ हायर रन, बट कैन नेवर बी 1 or 2 पीसेस. वो बिल्कुल ब्राइडल के अंदर एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे द ब्राइड विल कम इन, गिव हर अपनी मेजरमेंट्स एंड देन शी चूजेज द डिज़ाइन, और उसमें वो प्लस माइनस कर सकते हैं. एंड दैट इज़ अ प्योर वन काइंड ऑफ अ ड्रेस. मेक सेंस. अभी इस वक्त, do you have a brick and mortar outlet as well, or is it purely sort of online? No, we have an outlet in DHA Lahore. It's very much there, and we intend to cover KLI, Karachi, Lahore, Islamabad, and hopefully with that, like I just said, कि हमने UK के अंदर establish कर ली company, and we will go and target one in US, or probably 2 in US. So that is the plan. वो भी outlets ही होंगे? वो भी outlets होंगे. नहीं, वो भी outlets होंगे, but we just plan to keep it simple from 3 to 7 outlets globally. And then of course you can't negate online, because अब बहुत सारे लोग, especially post COVID, they're very comfortable on the online platform. ये होगा कि for European market we will probably do the same thing that we had done earlier in Nuria, जहाँ पे हमने मीना को कवर कर लिया. हाँ जी. और उसके लिए हम प्रेट एंड अनस्टिच लॉन्च करेंगे, बट दैट विल जस्ट कम एक्सपोर्टेड फॉर द ऑडियंस अब्रॉड. अनस्टिच चल जाती है बाहर, बिकॉज वहाँ पे स्टिच कौन करेगा फिर? वो भी टेलर्स वगैरह का सिस्टम. फ्रैंकली अभी टेस्ट करेंगे. So we will know when we come there. Interesting. You mentioned earlier before we started rolling that you were getting into modest fashion, and that's a growing for a lot of people in Pakistan जो कि फैशन स्पेस के अंदर हैं या वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं. आई एक्चुअली वेंट टू सऊदी रिसेंटली, एंड माई वाइफ सेड, शी गॉटन एन अबाया फ्रॉम देयर एंड शी रियली लाइक्ड इट, सो शी सेड गेट मी. आई आस्क्ड हर, आई सेड क्या चाहिए आपको ना? शी लाइक गेट मी एन अबाया. अब मेरा मसला ये है कि शॉपर्स की भी पर्सनैलिटी होती है, तो एज अ शॉपर मुझे ना रैंडम कोई चीज़ मैं उठा लूँ ना, तो मुझे सेंस नहीं उसकी मेक करती. मैं अगर सऊदी आया हूँ, इट हैज़ टू बी अ सऊदी थिंग. मैं मेड इन चाइना अगर सऊदी से ले जाऊँ तो वो तो मैं दुबई से भी ले सकता हूँ, सो आई वेंट इनटू दिस रैबिट होल एंड आई स्टार्टेड सीइंग. अच्छा, अबाया है, अबाया क्या होता है? पहले तो थॉट ये थी कि यार अबाया में क्या ही होगा, एक स्टैंडर्ड चीज़ है, उसमें 2-3-4 कलर्स डाल दूँगा. फिर मैं रैबिट होल में घुस गया. You would be surprised. और सर उसकी पूरी डिज़ाइनर्स की गेम है. और वो जब डिज़ाइनर्स की गेम में मैं घुसा तो मुझे पता लगा कि सर 10,000 दिरहम से कम तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना. वो तो शुरू ही नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं कि चलो 10,000 पे तुम आ जाओ, 20-25 पे तो मैं अच्छा देंगे. और मैं कह रहा हूँ ये चल क्या रहा है यहाँ पर. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड. अच्छा, आई केम बैक, आई डिस्कस्ड दिस विद माय वाइफ, एंड देन शी टोल्ड मी, शी सेड, लिसन, देयर इज एन एंटायर new generation. So you've mentioned Gen Z quite a few times, and what's happened is
when I was growing up, and I'm 33, most of the people were exposed to the West, and Western culture was getting interesting and famous, right? So jeans was famous, and t-shirts were famous, and they were getting a lot of popularity within the masses. Modest fashion is getting a lot of popularity. अच्छा, अब ये सीन है कि you're getting a lot of these girls in hijabs and abayas, and उन्होंने एक पूरी vibe बना दी है, off white, off light brown type वो aesthetics होंगी, और उन्होंने मुझे Instagram पे दिखाया कि there's an entire aesthetic, modern Islamic girl की एक aesthetic है, और उसके ऊपर आई सॉ अ लॉट ऑफ गर्ल्स कन्वर्टिंग नाउ. बहुत सारी लड़कियां हिजाब ले रही हैं. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हाउ मीडिया कैन एक्चुअली बी यूज्ड एज अ टूल. हमने तो हमेशा सुना ना कि मीडिया से तो फहाशत फैलती है. ज़रूरी नहीं है. आप अगर आपके एस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर्स वो जो भी करेंगे वो फैलेगा, और वो मैंने देखा कि अब वो हो रहा है, एंड देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर दिस. वो यही है कि आज तक हर कैटेगरी के अंदर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन आ चुकी है. मॉडेस्ट फैशन में आप जाते हैं तो वही घिसे पिटे कराची की ज़ैनब मार्केट में काले अबाई मिल रहे हैं. सो टेल मी अबाउट दैट. सो यू टच्ड अपॉन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और आई एम ऑन द टेबल हियर, तो मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ. लेकिन नूरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया. व्हाट यू डोंट नो एंड व्हाट आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग नाउ इज के इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग अ मॉडेस्ट वेयर ब्रांड इन दुबई in UAE. Which will have a combination of the abayas that you mentioned, along with the fusion combination of trench coats. Right. Something rare, something different to target both the outgoing public which travels in summers to the west, and for the population in between all the GCC countries. So you're spot on where you're saying कि modest fashion, और ये चीज़ हमने pick कर ली थी, and that's why the brand is called Nisma, and it is going to be and this will be purely e-commerce, and we're going to have orders on the website, but the entire stitching and the entire things is done completely in UAE. There's no interesting. It's all in UAE. How did you, I mean, this must be a costly endeavor. It is, and we assembled a team. Right. With the help of Nooria, I was able to get some people who work with me there. Right. And we got ourselves a production manager here. She supervises the back end of the thing. Designing again is with me and her, and we've come up with a small team. और हमारी पहली collection ready है, which is going to be launching now in the next couple of days, with the second collection on the way, purely to hit. Do you have any photos that you can show me? I'd love to see it, because but I can I'm not going to put it on the camera. Yeah, not a problem. I can show you. I have something. Because क्योंकि recently I got into it, so मैं बड़ा intrigued हुआ हूँ कि यार ये क्या है. Not a problem. मैं आपको दिखाता हूँ. I've got something which again launch नहीं हुआ, but it's there. It's the lookbook of the brand called Nisma. और एक second, I will show it to you. Yeah, if you see this, and if you just scroll down, you might get a idea of what this will look like. The first collection is all in black. That's interesting. And this is all done in Dubai. This is all handcrafted. There's nothing machine work here. अच्छा. और ये सिर्फ हाथ का काम है. Interesting. It took us a lot of work to. And this makes sense because, when I was looking at the abaya collections in Saudi, one of the things that जो मेरे top of mind में constantly आ रही थी ना, when I would look at the abayas, so there's not a lot you can do with abayas, right? So normally वो एक छोटी सी कढ़ाई हुई भी है कहीं पर. It was very subtle. मेरे दिमाग में बार ये आ रहा था. मुझे याद है मैंने pictures भी अपनी बेगम को खींच के भेजी, तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा यार ये तो मतलब constantly I could see the sort of work that was done is the sort of work that wedding clothes में पाकिस्तान में होता है. होने लग गया. हाँ. So the inherent principle there was कि जो multi colored floral this and that वो नहीं होता वहाँ पर. It's very unified. एक कलर लेकिन उसके ऊपर काम हुआ होता है. उसके ऊपर काम हुआ होता है. You must have seen in our collection. Absolutely. So that makes sense कि you've actually leveraged an expertise. Yeah. And brought it here. और उसके ऊपर क्यों हम कंफर्टेबल हैं कि इसमें normal abayas, then we're going to go into deconstruct abayas, फिर उसके अंदर we're going to do with fusion collections which will have color themes around it. Then we've got Ramadan coming, और रमज़ान में this kind of product, ठीक है, हमारा product is not 10,000 दिरहम का, but you'll be surprised if I tell you कि कुछ brands 6-7-8 हज़ार दिरहम से कम में अबाया बेचते नहीं है.
And I there know. is that Yeah. public which only goes and buys those things. you know. Yeah. So And it's so interesting, right? You buy Chanel for $25,000. There is a Chanel somewhere. yeah, it is. Here there is nothing. Like it's just an abaya. it's just an abaya. For me, it was a fascinating thing, to be very honest. अगर कोई और rabbit hole में घुसना चाहता है, it's a fascinating world of modest fashion. You should definitely check it out. But थोड़ा सा I'd sort of loop out a bit and ask you. Look, you were a hardcore finance guy who's now. So how did you? Probably my question is, जो आपने role अपना इस वक्त बनाया, did you still create a similar role where you got in experts who could do the job that they're supposed to do very well, and then you can sit at a different role and use your expertise as the numbers guy? क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि यार लोग आते हैं कहते हैं यार मैं आया हूँ, मेरा पैसा है, मुझे पता है या नहीं पता, सेठ मैं हूँ, मैं घुस जाऊँगा अंदर, राइट? जो आपके दोनों बिजनेसेस हैं उसमें आपने बोला कि मेरे पास ऑपरेशंस के बड़े अच्छे पार्टनर्स एंड टीम्स हैं जिनको मैंने एम्पावर किया कि यू नो व्हाट, यू डू दिस एंड आई फिगर आउट द स्ट्रैटेजी एंड द फाइनेंस. टेल मी अबाउट योर रोल. My expertise would be strategy. लेकिन whatever I've done in terms of fashion, what I've always done is कि पहली 2 collections I have spearheaded, personally being involved, even so much so design. जिस तरह अभी मैंने आपको अबाया की collection है, इसमें the only designer is me myself, along with my production designer. Not because कि I'm trying to make a mark, but just because मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है. ये क्रिएशन वाली बात है. बट इसमें डिफरेंस है ना. देखें, एक ये है कि यार आपने कागज़ खोला और आपने कहा यार ये अबाया है और ये अबाया जो है ये ऐसा होना चाहिए और इसमें यूँ स्टार होना चाहिए और चांद लगा होना चाहिए. दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि यार यू नो व्हाट, आई कांट डू द स्टार एंड चांद. आई कैन डेफिनेटली टेल कि यार मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, बट आई कांट बी द वन क्रिएटिंग इट, राइट? So you go and you empower someone to be able to create it, and then you have the decision making. And one of the interesting things that I found in investment bankers, actually, I remember I met this person. I've tried to get him on the podcast. Maybe in the next season we'll get him. He's here in Dubai, and I ran into him, and then he told me he's building smart cities. I was like, मैं बड़ा intrigued हुआ, मुझे smart cities में बड़ा interest है. तो मैंने कहा कि I'd love to know more. He called me to his office. It's called Terminus Group. And he's the CFO there, right? So purely finance. अच्छा, उन्होंने मुझे बिठा के जब पूरा ओवरव्यू दिया ना उन्होंने कि कंपनी करती क्या है, सर वो इतने ग्रैन्युलर लेवल के ऊपर उनको एवरी टाइनी डिटेल की सेंस थी. और ये दिस इज़ लाइक $1 billion कंपनी, ह्यूज, चाइना, इधर बड़ी जगह पे कर रही है. बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को एज फाइनेंस गाइज समझते हैं. व्हाट द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैव अ नैक फॉर इज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर सप्लाई चेन and really get granular with what they're getting into. But while they do that, they also have this knack of empowering the relevant people to be able to do what they do best in their roles, right? Tell me about your experience in the context of what I just said. So I am somebody who goes into the detailing of the products. मैंने गोइंग इनटू द अबाया ब्रांड, जो मेरी लर्निंग फ्रॉम नूरिया हुई थी, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया. नूरिया के अंदर हाउ वी हैड डन इट इज़ वी हैड गॉटन डिज़ाइनर्स एंड आवर सेल्फ टुगेदर, तो वी डिड इट लाइक अ टीम. बट उस वक्त भी ये होता था कि देयर वर फ्यू थिंग्स आई वुड थिंक यार दे कैन बी डन बेटर, नॉट बिकॉज आई न्यू बेटर देन देम, आई जस्ट थॉट के the color combination would be better, the design or this silhouette would be better, you know. इस तरह की एम्ब्रॉयडरी इस पर अच्छी लगेगी, अगर दुपट्टा लाइट है तो कमीज़ ऐसी अच्छी लगेगी. समटाइम्स आई वुड बी चैलेंज्ड एंड दे वुड प्रूव टू बी राइट. समटाइम्स दे वुड सिट बैक, कम बैक टू मी एंड से कि नहीं आपका ये वाला कलेक्शन या ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा चल पड़ा. तो उससे मुझे ये चीज़ तो समझ में आई कि अगर आप लॉजिक एंड मार्केट ट्रेंड स्टडी करें, यू कैन ब्रिंग समथिंग अप. उस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट अबाया ब्रांड में डिटेल में किया, वेयर आई ट्रस्टेड माई इंस्टिंक्ट कम्प्लीटली एंड आई डिड नॉट गेट इन अ डिज़ाइनर ऑन बोर्ड एंड आई इम्प्लीमेंटेड दैट and we will see what the market says, but I'm hopeful that we're going to have good results. You mentioned colors and design, and previously when we spoke, you talked about you work very closely with LAM. Yes, I did. LAM में tell me about that sort of partnership कह लें उसको, या that collaboration कह लें. जब हम
RTW करते थे, ready to wear. We had various partnerships, and Lam was one of our partners, one of our most active partners, and we, as a matter of fact, उन्हीं की social media company Succel manages our account, and it's an old relationship. उनके साथ हमारा tie-up बहुत अच्छा रहा, amongst better than all other partners that we had, and till date, although we are no longer doing RTW or Pret, हम उनके साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं. यू नो दैट्स अ कंपनी दैट हैज़ डन वंडर्स फॉर इटसेल्फ, एंड बहुत जल्दी उसने अपना नाम बनाया. आई नो सम ऑफ द पीपल ओवर देयर एंड आई हैव गॉट ग्रेट रिगार्ड्स फॉर देम. उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ, देखिए जब कोई चीज़ नई फैशन की दुनिया में आ रही होती है ना, एवरीबडी थिंक्स इट्स द प्रोडक्ट, इट्स नॉट ऑलवेज द प्रोडक्ट, इट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल. राइट. वो चीज़ आप बैक बर्नर पे कभी नहीं डाल सकते. हमने हर चीज़ इसलिए टेस्ट की बिकॉज अगर हमारी फिंगर्स बर्न होती है तो होने तो हमें देखना है. आज वी आर सो कंफर्टेबली प्लेस्ड कि मैंने आपको बताया 24 का रन, 48 का रन, अगर हमें 4000 का भी रन करना पड़ेगा ना, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी नो हाउ टू मैनेज दैट. स्केल अप एंड डाउन करना बहुत आसान है. स्केल अप एंड डाउन करना आसान है. Lam का, would you say the biggest thing, so when I spoke to the Lam CEO, and he mentioned distribution definitely, both in terms of digital channels as well as the on ground sort of infrastructure, but he also mentioned this new thing that they were working on, and that was basically a lot of insight generation, जो कि बेसिकली बॉटम अप है, राइट. सो कंज्यूमर्स को समझना, कंज्यूमर्स को समझ के AI को यूटिलाइज करके आइडेंटिफाई करना, एंड द वे दैट ही एक्सप्लेन इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी, वेयर ही सेड के देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि करते क्या हैं, जो मैंने पहले मॉडल बताया, खाड़ी का मॉडल है, मंटो का मॉडल है, जो बेसिकली डिज़ाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, राइट. कि आप कहते हैं कि फैक्ट्री मेरी जो कपड़ा बना रही है वो अलग, कलर करने वाली अलग, CMT अलग, मैंने सिर्फ उसको कनेक्ट किया, असेंबल किया, मैंने वैल्यू एडिशन दी और मैंने ब्रांड बनाया और मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लाम ने कहा कि यार हम आके डायरेक्टली थियोरेटिकली फैक्ट्री वाले को या वर्टिकली इंटीग्रेट इस तरह कर रहे हैं कि हम उसको उसी बंदे को एम्पावर कर रहे हैं कि यार तुम्हें नहीं पता, तुम्हें डिज़ाइन नहीं आता, कोई मसला नहीं है, ये कलर्स चलेंगे अगले सीज़न में, ये वाले डिज़ाइन चलेंगे अगले सीज़न में, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड इन प्रिंसिपल थियोरेटिकली दैट वाज अ वेरी वेरी disruptive and interesting idea. Have you had the experience of getting that insight from Lam, and how was that? So we being a brand, we continue to focus on our own R&D. हमने अपनी डेवलपमेंट की, all our designs are in-house, none of it is from outside. What we did capitalize on is the distribution network that Lam offered. Right. और उनकी एक चीज़ बड़ी commendable थी, they supported us in all the journeys, because देखो business में सारी किस्म की journeys आती हैं, and when you're a startup you go through them. Lam was one of the names that supported us in all our journeys, and it supports us till date, so I personally have a lot of regards for the whole setup, although I don't know the owners directly, but I know one of them, we spoke once or twice through a reference, but it's one of the companies which definitely stands out, not only for me as a brand. 2020 में जब मैं पहली बार गया, Lam was a very small name at that time trying to break through. And today in 2024, I can tell you it's amongst the big boys. Right. So that's, amazing job done, great work done. And you're right, a lot of it is also coming from the fact क्योंकि अभी recent trip में I got the chance to go to their office. तो उनके ऑफिस में ऊपर उनकी डिजिटल टीम बैठी हुई है, नीचे I saw CMTs काम हो रहा है, डिज़ाइनिंग पे रिसर्च हो रही है. तो I was thinking कि what would a distribution network do with it? And you have answered this question for me today, so it makes amazing sense. They're looking at a forward approach. आगे जाके बहुत सारे लोग आएंगे कि यार मैंने कुछ करना है, especially again I say Gen Z, because they will come back, they will have an idea, they will not know how to execute it. Lam is greatly positioned to say it can execute that. So I think any business जिसकी forward looking approach होती है ना, disruptive approach होती है. You mentioned AI, something which we realized, it's just not about the ads. It's actually about which person comes onto your website, places an order, closes it, and that's how the system learns it. Sometimes traffic will come and they'll go, और आप खुश हो जाते हैं व्यूज़ देख के, वो इतने लोग आए गए, बट इट रियली डजंट मैटर. तो वो भी एक जर्नी है, डे वन से नहीं पता थी, हमें लगा कि वर्ड ऑफ माउथ से चलेंगी चीज़ें, बट
एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड पैरेलल. सो कुछ पार्टनर्स इस जर्नी में हमारे साथ रहे हैं. राइट. जो आपका मॉडर्न फैशन ब्रांड है, यू सेड कि वो दुबई में बन रहा है. वाई डेंट यू गो फॉर कि यार मेरा पाकिस्तान में टीम बैठी है, दुबई में मैं डिज़ाइन बिठा लूँगा, मुझे ग्लोबल इंसाइट चाहिए. फॉर एग्जांपल आई वांट टू गेट अ यूरोपियन डिज़ाइनर ऑन बोर्ड, आई ब्रिंग देम इनटू दुबई. बट अब तो यानी कि ज़ारा जो है वो स्पेन में बैठ के पूरी दुनिया से एसेंशली सोर्सिंग कर रहा होता है, राइट? सो यू ऑलरेडी हैव अ सोर्सिंग नेटवर्क. Wouldn't it have made more sense to expand that network in Lahore, which is in Lahore, right? जी. So वो लाहौर में expand करके, क्योंकि मार्जिन कॉल comparatively ज़्यादा होगी considering कि यहाँ पर cost of business, cost of labor, cost of I would say probably I don't know regulation वो ज़्यादा है. So why did you decide कि यार ठीक है I'll bear that cost but I'll keep this in-house in Dubai? For the same reason I just mentioned, the forward-looking approach. आज आप जो बात कह रहे हैं, हर दूसरा बंदा जिसके पास वो सेटअप है वो वही करेगा. इट्स ओनली व्हेन यू रियलाइज के द कस्टमर इन द एंड हु आर वी मेकिंग इट फॉर? द कस्टमर. The customer is going to be very comfortable when she's able to pick up the phone in the morning and talk to somebody who's responsible for her dress. And not only that, second half mein that same person can go and meet that client. That builds something which is called trust. ब्रांड इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. जब कस्टमर लॉयल्टी आपके ब्रांड के साथ बिल्ड होना शुरू होती है, देयर इज नथिंग दैट कैन रिप्लेस दैट. और वो तभी बिल्ड होगी जब कस्टमर की कोई कंप्लेन सेम डे सॉल्व होगी या उसकी कोई रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट नेक्स्ट डे या उसके बाद वाले दिन में कोई ना कोई वो उसको एडजस्ट कर सकता है. पाकिस्तान में ये सेटअप रख के मैं कभी भी ये कस्टमर सर्विस नहीं अचीव कर सकता. बैंकिंग में एक चीज़ समझ आ गई थी, इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इसीलिए जो चीज़ पाकिस्तान में की उसका फोकस ये कि वहाँ के कस्टमर्स के लिए जो भी फोकस है, जो चीज़ यूके में कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल एक अलग सेटअप किया है ताकि अगेन द कस्टमर सेंट्रिक डज नॉट शाय अवे. बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. फैशन में कस्टमर, so either you're doing let's say high end couture where someone is coming in and saying listen I want an X abaya and उसमें मुझे वाई डिज़ाइन चाहिए और वो मुझे जो है टर्न अराउंड चाहिए 24 घंटे का. तो मैं कहता हूँ यार मुझे यहाँ पे सेटअप बिठाना है क्योंकि उसको फ़ौरन से करना है. अगर तो मैं उसको कहता हूँ कि मैं फास्ट फैशन टाइप सिचुएशन में जा रहा हूँ, तो कस्टमर को एक एक्सपेक्टेशन, उसको पता है यार मुझे ये चीज़ चाहिए. वो QC होके वो चीज़ जब पहुँच रही है आपके पास तो वो ऑटोमेटिकली एक सर्टन एक्सपेक्टेशन तो मीट कर ही रही है. उस पर वो आता है मैक्सिमम वो ये कहेगा कि यार मुझे इसमें वो चाहिए थोड़ी फिटिंग शायद का प्रॉब्लम हो, तो मैंने 4 टेलर बिठाए यहाँ पे, मैंने कहा यार फिटिंग मैं कर दूंगा. यू नो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स डू दैट कि वो सोर्सिंग कर रहे हैं लेट्स से इंडिया से या टर्की से या व्हाटएवर, एंड वो UK और जहाँ पे भी उनके हुए हैं तो हर जगह पे एक टेलर बैठा हुआ है और वो उसको जो है ना पैंट्स को थोड़ा छोटा कर रहे हैं या वो साइज़ को थोड़ा अप एंड डाउन कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, राइट. सो इस केस में what sort of customer requirement are you looking at where you need the actual top down setup to be here? So मेरी जो टारगेट मार्केट है वो it is only going to be placing an order and only then the abaya is going to be prepared. Okay. So there is no ready abaya, only the designs are ready. Right. And there will be a lead time of 5 to 4 working days. So each and every order is going to be stitched, is going to be made from scratch once the customer places the order. Right. That is why I need the setup to be here, because in between अगर client को कोई और डिज़ाइन किसी और अबाई का अच्छा लगता है and they want to talk about it, उनके पास वो रूम हो. Right. And they know what they're getting. So it's I get it. So it's more luxury. It's more essentially luxury. what you're saying Definitely is कि जी मैं, और उसका प्राइस पॉइंट भी ज़ाहिर उसको रिफ्लेक्ट करेगा. You're basically जो कि यूरोप में जहाँ पर फास्ट फैशन ज़ारा है वो पूरी दुनिया से सोर्स कर रहा है, वहाँ पर हाई एंड ब्रांड्स हैं जो कह रहे हैं कि जी हम आज भी एम्स्टरडैम में हमारी ये बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में हमारे वो 60-year-old साहब जो हैं वो धागे को यूँ करते हैं और उसकी वो वीडियोज़ आ रही होती हैं. Right, so is that the positioning that you're looking for? For the positioning of the Abaya brand, that is exactly what it is. It's going to be a niche, nice kind of setup, which is going to cater to all the GCC clientele with a touch of a fusion touch, जिसपे abayas होंगे, and it will be followed with trench coats. Right. Trench coats के लिए I will be onboarding a designer from the West, and we are in communication over there. लेकिन
To answer your question, very specific to clients' needs, not mass production. To give you an answer in simple words, कि अगर 5 या 10 दिरहम का भी कपड़ा मिल रहा है, we are opting for the best Japanese material to get these abayas. Right, makes sense. We're at the 1 hour 26 minute mark. I'm going to wrap this up. आपको कितना अर्सा हो गया इधर GCC में? More than 20 years. I came here जब Y2K की बग की बात हो रही थी. So I don't think people even remember it, but yeah, more than 20, Beyond the 22 business, जब आपने कहा कि business के लिए I would go every month or 2 months. उससे पहले were you actively going to Pakistan in and out? Yes, I used to. Karachi is a place, friends, everybody. So met them. Between 2014 and 2017 was a time I didn't get the chance to go back a lot. लेकिन उसके बाद से और उससे पहले, as a matter of fact, last month I was all in the northern side, Nathia Gali and every other place in Pakistan. As someone who's been out of Pakistan for so long, होता है ना जब आप किसी जगह में के अंदर होते हैं ना, तो आपको इतना एवोल्यूशन नज़र नहीं आती. इवन टू द एक्सटेंट कि मैं कहूँगा कि जब आप का बच्चा अपना होता है या कोई आगे पीछे होता है तो आप डे टू डे में आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हो, तो बाहर वाला आता है कहता है वो कितना बड़ा हो गया टाइप, सो बेसिकली देयर सीइंग द डिफरेंस, द जंप. हाउ हैव यू फाउंड पाकिस्तान एंड इट्स एवोल्यूशन ओवर द लास्ट आई वुड से 2 decades? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 decades, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू माई फादर द अदर डे और उन्होंने मुझे बोला कि यार हालात पाकिस्तान के आजकल हैं ऐसे कि थोड़ा सा आपको डिस्पॉन्डेंस होती है. तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा यार बेटा ठीक है हालात होंगे, ख़राब होंगे, बट हमारे टाइम पे मैं बड़ी सीनियर पोजीशन में था बैंक में और हम जब जाते होते थे इस्लामाबाद में, हम रहते थे पिंडी में, वो जॉब करने जाते थे. तो उन्होंने कहा कि हम तो एक दिन एक बंदा गाड़ी में चलाता था और 2 अंकल्स को पिक करता था, दूसरे दिन दूसरे करते थे, हम कारपूल कर रहे होते थे, हमारी तनख्वाह ऐसे होती थी. और पूरा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया. उन्होंने कहा यार अब मैं देखता हूँ विद ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, तुमने आई वाज 31 व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट कार अल्हम्दुलिल्लाह. उन्होंने कहा तुम्हारे दोस्त यार जो हैं वो तो स्पोर्टेज निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, हम तो उस टाइम में हमारी कल्टस निकलती थी, हम कहते थे यार कमाल हो गया. सो देयर इज़ डेफिनेटली अ कॉन्टेक्स्ट चेंज. चलो हम कहते हैं हम पेरिफेरी में टॉप पे हैं, टॉप 1-2-3% पे आ जाते हैं. उन्होंने मासेस की मिसाल दी. उन्होंने कहा यार जब उस टाइम के जो वर्किंग क्लास होती थी, आपके घरों में आती थी, उनको तसव्वुर ही नहीं होता था कि AC, फ्रिज, ये वो, फ़ोन लग्जरी था. अब आपके यहाँ फाइनली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैस मार्केट घरों में जाना शुरू हुई हैं. ठीक है, वो बड़े घरों में LG होता था, छोटे घरों में डॉलर्स जा रहे हैं, बट पहली दफ़ा इतनी डेवलपमेंट हुई है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स घरों में जा रही हैं. साइकिल वाला बाइक पे जा रहा है, सेलफोन्स आ गए हैं, सो इट्स लाइक yes, your shared experience, you've lived in this country all your life, you may feel despondent कि यार what, हम अमेरिका नहीं बन पा रहे. But he's been in and out, वो अमेरिका चले गए, वापस आए आगे पीछे. तो he was like यार it's not that bad, and trust me when I say कि 20 साल में बहुत कुछ बेहतर भी हुआ है. And that was interesting for me to see a very different perspective. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बाहर से रहते हुए आप कॉन्स्टेंटली वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं द गुड्स, द बैड्स, द अगलीज, हाउ हैव यू सीन द एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान ओवर 20 years? यार ऑनेस्टली आई विल टेल यू समथिंग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू अबाउट इट, ये मैं फैक्चुअली बता रहा हूँ. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. अभी मेरी ट्रिप पे वी हैड समबडी हु हैड टू यूज़ द व्हील चेयर एंड even in all the remote areas we still found accessibility. यही एक छोटी सी चीज़ आप इसके ऊपर सोचें ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एज अपोज टू अ प्लेस जहाँ पे कभी मुझे याद है साइन ऑफ अ पब्लिक टॉयलेट भी नहीं होता था. अब इवन इन रिमोट एरियाज द फैक्ट कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ आप नहीं भी जानते, ये एक छोटी सी चीज़ द फैसिलिटी फॉर द जनरल पब्लिक ये भी इम्प्रूव हो गई है. अगर हम गलत चीज़ों की बात करना शुरू करेंगे तो बहुत है, बट इन द मिड्स ऑफ ऑल दैट आपको अच्छी चीज़ों को भी याद रखना है. आपकी हाइजीन, अब वो कोविड ने सिखाया, किसी ने भी सिखाया. मैंने इस्लामाबाद में गोलगप्पे प्लास्टिक के प्लेट में वो बंदा ग्लव्स के साथ सर्व कर रहा है और उसका एक नॉर्मल ठेला था. This was a sight which I didn't think I'll see in Pakistan, with plastic के
स्पून, मुझे आज भी याद है वो पुरानी प्लेटें और वो सिल्वर कलर के स्पून, और हम सब खा जाते थे उससे, राइट? बट वो भी तो एक चेंज आया है ना. कैसे आया? ठीक है, सराउंडिंग कुछ भी हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं ना. एज अ ह्यूमन माइंड हमारी एक आदत होती है ना, वो नेगेटिविटी को खींच के लंबा करके खींचना, जो पॉजिटिव, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर मुल्क में होता है. तो आई थिंक वो फेयर नहीं है. आई थिंक आपको इस चीज़ को सामने रखना है, कंसिडर करना है कि पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं. महंगाई है बेशक, और पिछले 2 सालों से तो बहुत ज़्यादा है, बट आज भी आप पाकिस्तान के कुछ शहरों के कुछ एरियो में जाओ तो आप दंग रह जाते हो कि यार लोकल बर्गर जॉइंट इज डूइंग बेटर देन KFC, यू नो, फॉर एग्जांपल. और लोगों को, मतलब पहले वक्तों में मुझे याद है बस वो चमन आइसक्रीम की बात होती थी. अब तो देर आर अनलिमिटेड ऑप्शंस ऑफ लोकल ब्रांड्स, विच इज़ ग्रेट, राइट? लोकल क्लोथिंग ब्रांड्स, लोकल फूड स्पॉट्स पिकिंग अप. इट्स अ चेंज, इट्स हैपनिंग. तो पॉजिटिव चीज़ें हैं. वी होप एंड प्रे कि नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाए. बट वो मैंने कहा ना कि चेंज इज़ कॉन्स्टेंट एंड इट विल हैपन. Why do you think Pakistan hasn't been able to globalize its economy? And by that I mean, I don't mean कि the person living in Pakistan is always thinking कि यार Centaurus में Zara क्यों नहीं है, right? What I mean by that is Zara is getting Zara in Pakistan, it will actually be a symptom of, you know, you finally getting enough dollars as an export economy for that matter. चाहे वो export products की हो, चाहे वो services की हो. You go to, let's say, Bangladesh, and they've been able to 1970 में हमसे आज़ाद हुए, और 50 साल में उन्होंने जो है जी अपने आप को $100 बिलियन की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इकोनॉमी पे वो ले जा चुके हैं. GDP उनका हमारे से डबल हो चुका है पर कैपिटा. उनके भी बड़े मसाइल हैं, खैर उनकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है और इलेक्शन उनकी भी कोई इतनी अच्छी नहीं हुई. बट इन टर्म्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स कोई एक चीज़ तो वो सही कर गया ना, उन्होंने अपनी एक टेक्सटाइल को ही बूम करा दिया. चाहे बाकी लेफ्ट राइट वो कुछ करें या ना करें, मुझे जो मैंने जो सुना है कि जी उस टाइम के ऊपर तो वो करते होते थे, उनकी कोर एक्सपोर्ट थी वाज सम क्रॉप्स दैट दे वुड यू नो फिशरीज एंड स्टफ लाइक दैट. अब उन्होंने उसको वैल्यू एडिशन के अंदर जाके वो दुनिया का हर किस्म का, आप यहाँ पे जाएं किसी ब्रांड को उठाएं, टैग उठाएं, इंडिया या बांग्लादेश से आ रहा है. Pakistan unfortunately has been unable to. You've got the population, you've got the ठीक है, आप कह सकते हैं mass market educated नहीं है, लेकिन एक certain segment बहुत अच्छा educated है, मतलब world class educated है. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया घूम भी रही है, उनको वो एक्सपोजर भी मिल रहा है. बट समहाउ जब हम बात करते हैं एवरीबडी कैन बिल्ड अ बिजनेस for Pakistan, there are a lot of people I speak to who will build a business for Pakistan, but the minute I tell them okay, do something where you can do something here, अच्छा वही बंदा पाकिस्तान से बाहर जाके बाहर भी बड़ा अच्छा कर लेगा, लेकिन जब उसको पाकिस्तान में करके बाहर करना है ना, वहाँ पर there is this weird somehow a lag, and could be a myriads of reasons, but what in your opinion you know has made that situation worse? So we are one of them. We are trying to do it. We are bringing it, made it in Pakistan and bringing it out of Pakistan. I think बहुत सारे factors at play हैं, कोई एक चीज़ नहीं है. It can't be one particular thing. या आप ये कहते हैं कि सिर्फ मतलब एजुकेशन को ब्लेम करें, या आप एक कम्युनिटी को ब्लेम करें, या आप ये कहें कि नहीं. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें और बहुत डिफरेंट तरीके से प्ले होती रही हैं. डिफरेंट एराज, यू नो, 80s का एरा डिफरेंट, 90s का एरा डिफरेंट. देन अनफॉर्चुनेटली वी स्टार्टेड सीइंग द डिटीरियोरेशन. ग्लोबली क्या हुआ, एज अ कंट्री भी हमारा फोकस कहीं और चला गया. हम अपने ओन जो हमारी आइडेंटिटी लूज हो रही थी, हम उसको कहीं बचा रहे थे, कहीं सेव कर रहे थे, यू नो. आई थिंक फिर वहाँ से डिविजन्स होने लग जाते हैं, यू नो. सिटी से ज़िले से कास्ट से गांव, बहुत सारे माइक्रो साइलोज बन के मिनी साइलोज में चीज़ें ऑपरेट होने लग जाती हैं. But that's what I'm saying. Look, the same silos exist for local business as well, right? They do. And the same sort of silos exist in India. India is a melting pot of ethnicities and cultures and religions and so on and so forth, and they have their own fault lines. Like बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़े इंडियंस आते हैं आके कमेंट करते हैं क्योंकि उनको पाकिस्तानी कंटेंट देखना भी होता है, फिर गालियाँ भी देनी होती हैं. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू टेक द डेटा आउट ऑफ द लास्ट 20 years and there are a lot more terrorist bombings in terrorist attacks in India than in Pakistan.
पाकिस्तान ऑब्वियसली जो वॉल्यूम एंड साइज एंड स्केल ऑफ दैट दोज टैक्स वर मच हायर, बट इंडिया में वो ये था कि वो हो रहा था उनकी वो द पंजाब वाली जो उनकी मूवमेंट है वो भी चल रही है, और उनकी और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स, नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स चल रही हैं, बट दे आर एबल टू सस्टेन ऑल ऑफ दैट। करें ठीक है हो रहा है, बट दैट्स नॉट व्हाट डिफाइंस अस। बिजनेस इज बिजनेस, बिजनेस इज वर्किंग, और उसमें रीजन्स में आपको ये तक नज़र आता है कि यार अगर आईटी है तो आईटी पूरे इंडिया में इक्वली नहीं स्प्रेड आउट हुआ हुआ, सर्टन कल्चर्स आर एबल टू डू इट बेटर। सो पाकिस्तान में मैं कह सकता था कि यार ठीक है, शायद हमें नज़र आता कि पठान बड़ा अच्छा कर सकते थे, केपी में आईटी ग्रो कर जाता, सिंध में टेक्सटाइल ग्रो कर जाता, इधर ये हो जाता वो हो जाता। और ये हमने हिस्ट्री में देखा भी कि सियालकोट की इंडस्ट्री बनी स्पोर्ट्स में, उन्होंने स्पोर्ट्स को चैम्पियन किया, फैसलाबाद ने टेक्सटाइल को चैम्पियन किया। बट जो इंडस्ट्री 60s और 70s में बन गई ना, वो बन गई, उसके बाद किसी ने मुड़ के नहीं देखा कि यार अब हम कुछ इनोवेट करने की कोशिश करें। दैट हैज़ टू डू विद कि आपको ऐसा लॉक किया गया है। अच्छा 60s और 70s में ऐसा नहीं था, 60s एंड 70s में योर पीपल, अच्छा दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड भी नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, बट योर पीपल वर ग्लोबल इन द मोस्ट हाईएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, राइट? दे हैड द विजन टू बी ग्लोबल। फॉर सम रीज़न यू आर नॉट सीइंग द सेम नाउ। आई थिंक विजन आज भी है, लेकिन वो दिखता नहीं है या लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। पहले अगर विजन होता था ना तो आप एज अ कंट्री ऑपरेट करते थे। और यू आर राइट, एक चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ मिसिंग है ना वो ये कि हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में नहीं सोचते। अब अगर हम लगाने का सोचते हैं तो हम फियर फैक्टर्स में ही घूमते रहते हैं। कुछ सही फियर फैक्टर्स हैं, कुछ पर से फियर फैक्टर्स हैं जो शायद ना भी हों, लेकिन लोगों के कहने से वो इतने बड़े बन चुके होते हैं कि आपका दिल भी चाह रहा होता है तो आप कहते हैं नहीं। फिर क्या है, एक और ट्रेंड है, बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ आ रही है कि बाहर जाके कुछ बनेगा। नॉट नेसेसरीली। आप अगर अच्छे सेट ऑफ ब्रेन्स मिल के कुछ छोटा भी स्टार्ट करते हैं ना, तो पाकिस्तान में आज भी इतना पोटेंशियल है कि वो कोई भी छोटे बड़े उससे बड़े बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है। कुछ कंट्रीज़ की एग्जांपल हैं, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो दुनिया से अलग हैं साइलोज़ में, लेकिन वो अपना काम चला रही हैं। आई थिंक some of the things have been done in a way where the country itself has felt the brunt, nobody else. फिर अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ होती है कि परसेप्शन, जो चीज़ें क्रिएट हो जाती है और दुनिया एक चीज़ को पुश करने में लगी होती है, कॉल इट एन एजेंडा, कॉल इट वॉट एवर, उससे भी बहुत सारे लोग वो हो जाते हैं, नहीं अगर ये वहाँ के तो ये ऐसे ही लोग होंगे। फिर उसमें क्या होता है, कहीं और उससे ज़्यादा बुरा काम भी हो रहा हो, लोग उसको, बिकॉज अगेन द परसेप्शन हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड। तो ये भी एक चीज़ है। दूसरा, एज अ कंट्री आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू ब्रिंग वॉट एवर बैक इन। दैट्स वाई आई कीप गोइंग बैक इन टू पाकिस्तान फॉर सम शेप ऑफ फॉर्म. We are already in talks with setting up something else in Pakistan, again in Pakistan for Pakistan, and then अगर वो चीज़ बड़ी हुई, we'll bring that out of Pakistan. तो हम अपना रोल प्ले या मैं अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, and I'm sure many much more than me are doing it, but I think कि कुछ वक्त लगेगा, कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध, वो बादल छटेंगे और उसके बाद ही कुछ क्लैरिटी आएगी. होप ऑफ 2050 इज़ ग्रेट फॉर पाकिस्तान, नॉट बिकॉज कि सिर्फ पॉपुलेशन यंग है या ये चीज़ है, नहीं. आई थिंक जैसे मैंने कहा था ना कि एक जनरेशनल चेंज है. जो चेंज है ना वो 100 ईयर्स के साइकिल में दिखेगा. जो हमारे ग्रैंड फादर्स के टाइम पे होते हुए जब वो वॉर्स देख रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चों को स्टेबल जॉब सिखाई. हम ये देख रहे हैं कि खाली स्टेबल जॉब नहीं, कुछ मल्टीपल चीज़ें करनी चाहिए. जेन ज़ी कुछ और देख रही है, उसके बाद वाली जनरेशन कुछ और देखेगी. तो इट्स अ स्लो प्रोसेस. शायद कुछ मुल्कों में थोड़ा तेज़ है, हमारे मुल्क में थोड़ा स्लो है, बट वी विल गेट देयर. Makes sense. Mohsin bhai, I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 40 minute mark, but thank you so much for coming in and sharing all that insight. I'm excited to see particularly the modest fashion brand. That's something that I've gotten fairly interested in recent times, and I'm curious to see how that goes. All the very best of luck. Thank you so much for coming in. Thank you very much for having me, and Assalamu alaikum. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.